गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, रिकॉर्ड टाइम जल्दी आ गया मैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना। जय सिया राम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हो गया सर, 8 नहीं बजा ना, 8 बजे चालू करते हैं, 1 आध मिनट में। यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए 8 बज गया सर, 8 बज गया सर, है ना। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। यस चलिए सर, ठीक है ना। मैं सोचा बच्चे आ जाएंगे, तब तक आई वेट फॉर एटलीस्ट 1 और 2 मिनट्स, है ना। तो मैं थोड़ा पढ़ रहा था, आई वाज जस्ट रिवाइजिंग एंड रिकलेक्टिंग द स्टोरीज एज वेल सर, ठीक है। और फिर और भी चीज़ें देख रहा था सर, है ना। चलिए कोई बात नहीं, सभी को गुड मॉर्निंग सर। नॉर्मल है तो क्लास कर पा रहे हैं, नहीं नहीं ठीक है ना, आराम करो यार। अभी एक्चुअली फिर से डबल सीजन शुरू हो गया है ना, ठंडी सर्दी, मतलब गर्मी और सर्दी दोनों का मिक्सचर हो रहा है। ओके, तो सुबह सुबह जनरली आई डोंट प्रेफर एसी, ओके, बट देन फॉर द क्लास आई नीड टू मेक श्योर कि एटलीस्ट मेरी एनर्जी रहे, क्योंकि फिर यहाँ बंद है ना सब कुछ, तो दिस इज हैपनिंग। ओके, तो अभी क्या डबल सीजन है, तो ऑब्वियस है कि भाई थोड़ी टेक्निक खाने पीने की बदलनी पड़ेगी सर। आप आयुर्वेद को देखिएगा, आयुर्वेद एक्चुअली रिकमेंड्स डाइटरी चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, अगर आप थोड़े बहुत आयुर्वेद को जानते हो या पढ़े हुए हो सर, ठीक है। वो कहता है कि आयुर्वेद के अंदर जितने भी बुक्स है या उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है आयुर्वेदिक साइंस के, वो कहता है कि भाई ये जब ट्रांजिशन फेज आता है, इसमें खाने पीने का चीजें बदलना चाहिए, आहार बदलना चाहिए, है ना, पानी वानी की टेक्निक को, काढ़ा वाड़ा और ये सब कुछ चीजें, ठीक है। तो इसके लिए कह रहा है, क्योंकि इस टाइम पे पता है कि भाई हालत सबकी खराब होगी सर, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था अप टिल दी डायनेस्टी ऑफ बलबन, और फिर मतलब स्लेव डायनेस्टी को खत्म कर दिया था सर, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको स्लेव डायनेस्टी से कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, इसी में आशा रखता हूँ, क्योंकि हमने गुलाम वंश को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा है सर, ठीक है। तो हवाबाजी नहीं की है, वी हैव एक्चुअली स्टडीड द स्लेव डायनेस्टी इन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। द रीजन स्लेव डायनेस्टी को हमने कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा, उसके पीछे के 2-3 कारण है मुख्य। फंडामेंटल है कि यहाँ से फाउंडेशन हो रहा है आपके दिल्ली सल्तनत का सर, ठीक है ना। और फिर इसी के बेसिस के ऊपर से चीजें भी चलती है। एक्चुअली 3 ही डायनेस्टी से क्वेश्चन आते हैं, स्लेव डायनेस्टी से आते हैं, खिलजी से आएंगे और उसके बाद तुगलक से आएंगे सर, ठीक है ना। सैयद डायनेस्टी से कभी क्वेश्चन आया है ना कभी पूछेगा सर, ठीक है। पूछा जा सकता है तो तैमूर का आक्रमण, मतलब मंगोल इन्वेजन के सेंटर की क्वेश्चन रहेगा सर, ठीक है। फिर उसमें और कोई रॉकेट साइंस दूसरी नहीं आएगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। सेकंड पॉइंट लोधी से आ सकता है, पर वो अफगान नोबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भाई अफगान ओरिजिन और अफगान पावर का सर, ठीक है। इसके लिए हम तीनों को डेप्थ के अंदर पढ़ते हैं, समझे आप लोग। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे तो लोधी की अफगान पॉलिसी को लेकर और फिर वो बाबर के साथ लिंकअप होकर आता है क्वेश्चन सर, ठीक है। क्योंकि लोधी कोई रिफॉर्मर्स तो थे नहीं उतने सर, है ना, या उतना बड़ा तीर उखाड़ दिया हो तो वहां से क्वेश्चन निकल जाएगा सर, ठीक है। तो मूलतः यहाँ जो प्रश्न आता है वो अफगान नोबिलिटी के रिलेटेड आता है सर, है ना। और फिर फर्स्ट पानीपत के साथ लिंकअप हो जाता है। तो स्लेव डायनेस्टी की पहली डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत की जो पहला वंश है गुलाम वंश, उसको हमने कंक्लूड किया है। उसके रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, वी हैव एक्चुअली कवर्ड इन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे सर, ठीक है। आप में से जो भी बच्चे नए नए जुड़े हैं उनके लिए फिर से यही दरखास्त होगी और मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी यार कि पुराने क्लासेस को देखिए, आपको लीनियरिटी तभी समझ में आएगी सर, ठीक है ना। क्योंकि आप बीच में आए हो, यू हैव जॉइंड इन बिटवीन एंड इनफैक्ट नहीं, काफी नहीं, ऑलमोस्ट 70-80% क्लास नया हो गया, पुराने वाले तो चल बस है सर, ठीक है। उनको लगा भाई अभी तो मीडिवल ही खत्म हो रहा है सर, समझे आप लोग, ठीक है। और उनको क्या एक रात के अंदर कलेक्टर बन जाना है सर, ठीक है। दे वांट टू बिकम कलेक्टर ओवरनाइटली सर, समझे नहीं समझे। तो ऑलमोस्ट 70 मैं नाम देख रहा हूँ, सब कुछ है ना, समझे नहीं समझे, ओके। तो सब हालत बदल गई, जज्बात बदल गए सर। तो फिर उसके कारण फिर मेरी जो अप्रोच है उसमें भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ी स्पीड अगर बढ़ाऊंगा तो फिर और मुआबुम हो जाएगी फीडबैक के अंदर कि सर फास्ट चले गए हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो मैं तो चलो मेरी स्पीड के हिसाब से जाऊंगा, बट जो भी बच्चे अभी लेट जुड़ रहे हैं उनके लिए ये मेरी दरखास्त होगी, रिक्वेस्ट होगी कि आप रिवीजन करते रहिएगा सर, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट 30-40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पुराने हैं, बाकी सब लोग नए आपको मिलेंगे सर, ठीक है ना। तो ओके सर, मीडिवल की रिकॉर्डिंग देखिए, एंशिएंट नहीं होने के कारण राजपूत का समझ में नहीं आया, तो वो धीरे धीरे आएगा बेटा, ठीक है। राजपूतों का पार्ट जो है वो आपको देखना पड़ेगा एंशिएंट के आखिर के 5 लेक्चर, अर्ली मीडिवल इंडिया, फ्यूडलिज्म उसके साथ। पर फ्यूडलिज्म को देखना है तो फिर आपको फिर देखना पड़ेगा गुप्ता पीरियड को, क्योंकि वहां से वो लिंकअप हो रहा है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, गेटिंग ओवर। तो प्रखर उसमें यही है कि आप एक दो बार देखोगे तो लिंकअप हो जाएगा सर, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये चलो राजपूत वाला पार्ट आप जब लास्ट में एंशिएंट को कवर करके ट्रांजिशन में आओगे तो समझ जाओगे सर, ठीक है। बट एटलीस्ट ये दिल्ली सल्तनत वाला जो पार्ट है, स्लेव डायनेस्टी, तो समझ में आया होगा ना एटलीस्ट सबको सर, ठीक है। तो क्योंकि वहां तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है सर, ठीक है। तो एटलीस्ट ये यहाँ से तो ठीक कर दीजिए सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। स्लेव डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत से तो रेगुलर रहिएगा, जितने भी न्यू स्टूडेंट है ना वो यहाँ से लाइव क्लास को अटेंड करिएगा एटलीस्ट सर, है ना, प्लीज। और यहाँ घुरीद इन्वेजन से, घुरीद और गजनी से सर, ठीक है। आपको अगर घुरी, गजनी और अरब यहाँ से आपको एटलीस्ट लाइव करना है और ठीक से करना है, क्योंकि 125 मार्क्स का भी ये है। और अब देखिए फर्क कितना पड़ता है सर, ठीक है। हमने पहले 125 मार्क्स के लिए करीबन 67 सेशंस लगाए सर, दूसरे 125 मार्क्स के लिए मैं
करीबन 40 सेशन में निपटा दूंगा। अभी मैंने 35 सेशन सेट किए, ज्यादा से ज्यादा और 3-4 सेशन मुझे करने पड़ेंगे, जिस तरह से हम लोग की लीनियरिटी है सर, ठीक है, समझे नहीं समझे? तो कॉस्ट बेनिफिट किसका ज्यादा ठीक है सर, समझे? गेटिंग पॉइंट है ना? तो मिडिवल के अंदर क्वेश्चन स्ट्रेट आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन कॉर्नर के निकल जाते हैं सर, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि मिडिवल जो है वो समझने में आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह से कर पाओगे सर, ठीक है, समझे? वेयर एंशिएंट में तो जिस तरह से वो इधर चला जाता है और उसमें 15 मार्कर पूछ देता है, तो फिर कंटेंट ही नहीं मिल पाता है सर, ठीक है। खैर जो भी है, आपकी क्वेरीज अभी ले लेता हूँ सर, है ना? तो बाद में करते हैं। चलिए, अब देखिए हमने पिछले क्लास के अंदर स्लेव डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया था और स्लेव डायनेस्टी के एंड के बारे में मैंने आपको बताया था सर, ठीक है ना? तो होता ये है कि स्लेव डायनेस्टी को टॉपल करने के बाद द खलजीज विल कम टू पावर सर, है ना? और ये खलजी किस तरह से पावर के ऊपर आते हैं उसके पीछे की कहानी थोड़ी बहुत आपको अब रिवाइज करवा देते हैं सर, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश है, उसमें टोटल एक वंश नहीं था सर, मैंने आपको बताया था सर, ठीक है। ऐबक जो है ये अपने आप को मामलुक सुल्तान के रूप में कहेगा सर, ठीक है। इल्तुतमिश आपको इल्बारी डायनेस्टी के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करवाएगा सर। बलबन भी अपने आप को इल्बारी कहता है, पर ये कहता है कि मैं दूसरा इल्बारी हूं सर, ठीक है, मैं सेकंड इल्बारी हूं। ये फर्स्ट इल्बारी के रूप में आपको कहेगा, ये अपने आप को मामलुक कहेगा सर, ठीक है ना? इस प्रकार के टाइटल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे सर, ठीक है। अब इन सबके पीरियड के समय पे वी हैड सीन कि बलबन ने जिस तरह से नोबिलिटी की पॉलिसीज को क्रिएट किया था, ये नोबिलिटी के तहत ज्यादातर जो टर्किश नोबिलिटी है या टर्किश एरिस्टोक्रेसी है, उसके द्वारा उसने सिस्टम को कंट्रोल करके रखा था, राइट सर, ठीक है ना? तो वी हैड सीन हाउ एक्सक्लूसिविटी वाज इन्वॉल्वड या इट वाज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड बाय बलबन इन द हायर ऑफिसेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से सर, ठीक है। और बलबन के बाद स्प्रिंग थियरी हुई सर, है ना? क्योंकि बलबन ने जिस तरह से चीजों को कंट्रोल करके रखने की कोशिश की थी, तो इन सब चीजों के कारण जो नॉन टर्किश ओरिजिन के लोग थे, ताजिक ओरिजिन के लोग थे, हिंदुस्तानी मुसलमान थे सर, ठीक है, तो सबके सब नाराज हो रहे थे। और इस पीरियड में ट्रांजिशन बहुत हो रहा है, कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है सर, है ना? तो लोगों को लग रहा है यार हमारा भी कुछ होना चाहिए सर, समझे नहीं समझे, है ना? सो बाय द टाइम कैकाबाद केम टू पावर, बलबन ने जिस तरह से सिस्टम को हाथ में रखा था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के रूप में हमने पिछले क्लास के अंदर बताया था सर, ठीक है। तो ये जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है, इसके थ्रू इसने काफी सारे लोगों को निपटाया था। तो कैकाबाद उसके बाद तो वो स्प्रिंग थियरी के तहत उछलता है सर, ठीक है। तो वी हैड डिस्कस की कैकाबाद कैसे उछलता है और फिर उसके कर्मों ने ही, मतलब उसने जो कांड किया था सर, उसके कारण ही फिर उसको पैरालिसिस हो गया सर, ठीक है। एंड एक्चुअली होता ये है कि ये हॉर्स कार्ड में जा रहा होता है सर, है ना? घोड़ा गाड़ी में बगी के अंदर बैठ के। तो हॉर्स कार्ड का जो ड्राइवर था ना, मतलब जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, जो उसका क्या कहते हैं, जॉकी कहते हैं सर आजकल घोड़े को चलाने वाले को सर, ठीक है। उसने उसको फटक से उछाला क्योंकि उसको बहुत गुस्सा था अपने राजा के प्रति, बोले एकदम नालायक राजा है सर, ठीक है। और इसके चरित्र पूरी तरह से फूटा हुआ है सर, समझे आप लोग? मतलब उसका कैरेक्टर जिस तरह से था कैकाबाद का, तो उसके कारण उसने ऐसे घोड़े पे उछाला तो वहां पे उसको पैरालिसिस मार गया सर, समझे आप लोग? ठीक है। तो आपका कैरेक्टर के कारण लोग इतने नाराज हो गए, आपको पता नहीं होगा सर, ठीक है ना? समझे नहीं समझे? फिर आप ही का ही ड्राइवर आपकी गाड़ी कहीं पे ठोक देगा सर, समझे आप लोग? कड़ी मत ओके। तो इसके लिए बरहानी अलग अलग कहानियां लिखता है कि ये करीबन 10 किलोमीटर या 10 माइल या, है ना, 10 यूनिट का एक डिस्टेंस ट्रैवल करने में 8-8 10-10 घंटे लगा देता था सर, ठीक है। तो इसका जीवन ही कुछ अलग प्रकार का था, वो बगी के अंदर भी कुछ और कार्य करता रहता था सर, ठीक है ना? तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला जो सारथी था ना, उसका दिमाग छटक गया एक दिन, तो बोले इसको उठा के फेंको सर, तो तब उसको स्ट्रोक मार गया सर। फिर तो उसको यमुना में फेंक दिया गया सर, समझे आप लोग? ठीक है। तो ये तो नोबिलिटी ने ही गेम किया था, बोले ये किस प्रकार का बंदा है सर, समझे आप लोग? ठीक है। सो यू विल फाइंड कि कैकाबाद को मारा गया, उसके बाद सवाल ये आया कि होगा क्या सर, है ना? व्हाट विल हैपन सर? अब कैकाबाद को मारा गया था वन ऑफ द खिलजी नोबल्स के द्वारा सर, ठीक है ना? तो बेसिकली जो नीचे के नोबल्स थे, मिडिल लेवल के और लोअर लेवल के, उन्होंने कैकाबाद को निपटाया था। इसमें फकीरुद्दीन जैसे लोग भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जो बेसिकली उस टाइम पे कोतवाल हुआ करते थे। कोतवाल कौन थे आपको भी पता होगा सर, ठीक है। दे वर द लॉ एंड ऑर्डर ऑफिशियल्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, है ना? आज भी शब्द यूज होता है ना कोतवाली सर, है ना? कोतवाल जो है ये पुलिस ऑफिशियल्स के लिए यूज होता था सर, है ना? और दिल्ली का कोतवाल तो बहुत बड़ा ऑफिशियल होता है सर, है ना? अल्टीमेटली उस टाइम का कमिश्नर की जैसी अथॉरिटी कोतवाल के पास हुआ करती थी सर, ठीक है। ये कोतवाल भी इसमें अंदर इन्वॉल्व था, है ना? फकीरुद्दीन, वही फकीरुद्दीन जिसने बेसिकली ये पूरी की पूरी गेम प्लान रचाई थी सर, ठीक है। अब सवाल ये था कि अब आगे कौन आएगा सर, ठीक है। क्योंकि कैकाबाद का जो संतान है कैमूर, ही वाज वेरी यंग, मतलब हार्डली 3-4-6 महीने का बच्चा बोला गया है सर, ठीक है ना? वो 1 साल की उम्र से ज्यादा नहीं था। तो ही वाज वेरी यंग और इसको रेजेंसी की आवश्यकता थी। रेजेंसी समझ में आ रहा है सर, ठीक है, क्योंकि ये तो संतान है सर, इसके पास तो कोई अथॉरिटी थी नहीं। तो इन सब कंडीशन में इनफैक्ट बहुत सारी चर्चा हुई, विचारणा हुई। ये चर्चा विचारणा के अंतर्गत जब कैकाबाद को फेंका गया यमुना नदी के अंदर सर, है ना? उसको फोर्ट के ऊपर से धक्का मार के फिर यमुना के अंदर डाल दिया जाता है सर, ठीक है। तो इसमें काफी सारे नोबिलिटी क्लास के लोग थे जो इसको मारने के लिए पले हुए थे, मतलब, है ना? दे वांटेड टू एक्चुअली वाइप आउट द स्लेव डायनेस्टी फ्रॉम पावर। एंड इनको पता है कि ये लड़का बड़ा होकर फिर नया राजा बनेगा, फिर से क्लेम करेगा, एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि दिल्ली के अंदर ये स्लेव डायनेस्टी चलती रहेगी सर, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, जिसे हम लोग फिरोज के नाम से पहचानते हैं सर, ठीक है ना? ये फिरोज ने डिसाइड किया कि नो, आई विल सेफगार्ड दिस चाइल्ड, है ना? ये छोटा बच्चा है सर, है ना? तो मैं इसको बचाऊंगा एटलीस्ट, है ना? तो ये उसको लेके चला जाता है सर, है ना? अब इस पीरियड के समय पे जलालुद्दीन ने इनफैक्ट, है ना, या फिरोज जिसे हम लोग पहचानते हैं, ये फिरोज ने दिल्ली के कोतवाल को फकीरुद्दीन को कहा कि एक काम करो, आप रीजेंट बन जाओ, क्योंकि यू आर द कोतवाल और आप ही के द्वारा ये सब कुछ पीछे चलवा रहा है, तो यू बिकम द रीजेंट एंड दैट विल बी अ गुड ऑप्शन टू कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ स्लेव डायनेस्टी, है ना? तो उसने मना कर दिया सर, ठीक है ना? दूसरा आपको पता चलेगा एक और व्यक्ति होगा, मलिक साजू। मलिक साजू एट द टाइम वाज द गवर्नर इन बिहार और वो बलबन का भतीजा हुआ करता था, ही वाज अ नेफ्यू ऑफ बलबन सर, ठीक है ना? तो मलिक साजू को भी बोला गया कि एक काम करो, आप इसका ये बन जाइए, क्या कहते हैं, रीजेंट बन जाइए सर, ठीक है। बट ही आल्सो डिक्लाइंड। तो एक्चुअली फिरोज बिकेम द रीजेंट फॉर अ ब्रीफ मंथ्स, थोड़े महीनों के लिए वो रीजेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि ये तो बच्चा था। इवेंचुअली इसी को बहुत सारे नोबल सपोर्ट कर रहे थे, खास करके हिंदुस्तानी नोबल्स थे, हिंदुस्तानी ओरिजिन के मुस्लिम्स थे, नॉन टर्किश मुस्लिम्स थे, सेंट्रल एशिया के, वेस्ट एशिया से आए हुए सर, ठीक है। इन्होंने कहा कि यार आप क्यों रीजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हो, यू बिकम योरसेल्फ अ सुल्तान, है ना? दैट वुड बी मोर पॉलिटिकली वायबल फॉर द दिल्ली स्टेट एज वेल सर, ठीक है। सो ही वाज नॉट इनिशियली रेडी टू टेक ओवर द कंट्रोल, वरना तो कैकाबाद को खत्म करने के बाद ही कुड हैव एक्चुअली प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ सुल्तान। ये रिलक्टेंट था सर, समझे नहीं समझे? रिलक्टेंट बादशाह समझ में आता है सर, है ना? कुछ कुछ लोग मना कर देते हैं, बोले यार मेरे को नहीं करना सर, ठीक है। बट देन पीपल विल परस्यूड हिम, बोले काम करो, जाओ जाओ जाओ। तो इसके साथ भी ये हुआ सर, ठीक है। और इस तरह से फाइनली यू विल सी दैट 1296 के अंदर या 1290 में प्रिसाइसली 1290 में इसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये जो फिरोज है ये अपने आप को जलालुद्दीन का टाइटल देगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। और यहाँ से ये खलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। ये जो खलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई, इसी को ही हिस्टोरियंस ने बेसिकली खलजी रिवॉल्यूशन लिखा है सर, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न खलजी डायनेस्टी से जो आएगा वो आएगा खलजी रिवॉल्यूशन के ऊपर से। अभी तक क्वेश्चन पिछले सालों में रिवॉल्यूशन के ऊपर नहीं पूछा है। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर सैकड़ों प्रश्न आ गए हैं, मार्केट रिफॉर्म से लेके उसकी स्टेट पॉलिसीज को लेके सर, ठीक है। आपको नेक्स्ट टाइम जो प्रश्न आएगा वो रिवॉल्यूशन सेंट्रिक आएगा। भाई भाई फिरोज के पावर के ऊपर आने से क्रांति
क्रांति क्यों हो गई है सर, ठीक है ना, व्हाई इट इज नोन एज खिलजी रिवॉल्यूशन, गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ से खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। मैं आपको पीछे उसका प्रीफेस बता रहा था कि एक्चुअली होता क्या है सर, समझे आप लोग, ठीक है। और ये जो फिरोज है, ये फिरोज किस तरह से अपने आप को टाइटल देते हुए कहता है कि मैं जलालुद्दीन हूं सर, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये खिलजी थे कौन सर, है ना, और क्यों इनके लिए ये शब्द यूज होता है खिलजी रिवॉल्यूशन सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो डॉक्टर त्रिपाठी है, एक स्कॉलर है सर, इन्होंने ये शब्द का उपयोग किया था, आर एस त्रिपाठी करके एक स्कॉलर है सर, ठीक है। ही एक्चुअली हाईलाइटेड दिस वर्ड कॉल्ड एज खिलजी रिवॉल्यूशन इन वन ऑफ द रिसर्चेस दैट ही हैड डन ऑन द मिडिवल इंडिया एंड प्रिसाइसली द खिलजी डायनेस्टी, राइट। अब इनको क्रांति के रूप में क्यों कहा गया है सर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, है ना। और इन्होंने जब पावर को कैप्चर किया तो सवाल ये था कि ही वाज कंसीडर्ड एज अ नॉन टर्किश और नॉन एलीट क्लास ऑफ रूलर, बट स्टिल ही वाज एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड ही वाज एक्सेप्टेड बाय द अदर नोबिलिटी क्लास, है ना, समझे नहीं समझे। देखिए क्रांति किसको कहते हैं सर, है ना। एक होता है आप पावर को कैप्चर कर दो, जैसे अल्तुतमिश ने कर दिया है सर, या बलबन ने कर दिया है सर, ठीक है। या आप पकड़ने की कोशिश करोगे, मल्टीपल किंग्स मिडिवल इंडिया में ये कार्य करते हैं सर। पावर को जब कैप्चर करते हो तो उसको सरपर या सरपर के रूप में हम लोग कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो था इसने सत्ता छीन ली है सर, समझे आप लोग, ठीक है। सत्ता छीनना क्रांति नहीं कहते, यू गेट दिस वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। जब आप रिवॉल्यूशन कहते हो कि व्हेन यू एक्चुअली टेक अवे और स्नैच द पावर, डजंट मीन इट्स अ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन कम्स विद अ वेरी ग्रेटर एजेंडा, जिसकी इंपैक्ट आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक मिलेगी सर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट सर, है ना। क्रांति किसको, आज राजा के रूप में इनफैक्ट मैं पावर छीन लेता हूं, उससे क्रांति नहीं होती है। क्रांति तब होती है जब मैं राजा के रूप में गिना ही नहीं जाता था पहली बात तो, और मुझे राजा बनवाया गया या मैं राजा बन गया अपने दम से सर, ठीक है। आई वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ किंग, आई वाज नॉट सीन एज अ पर्सन हु कैन एक्चुअली वाज फिटेड इन द सिस्टम, है ना। वो सिस्टम के अंदर फिट ही नहीं हो पा रहा था सर, ठीक है। और खाली एक एरिस्टोक्रेसी का क्लास, टर्किश एरिस्टोक्रेसी का क्लास जो सोच रहा था कि हम ही शासन करेंगे, वो शासन पद्धति को तोड़ा गया सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। पहली बात तो आपको ये दिखेगी, इसके लिए इसको एक रिवॉल्यूशन के सेंट्रिक कहा गया है सर, गेटिंग पॉइंट। तो आपको यहां से ये प्रश्न आ सकता है कि भाई व्हाई खिलजी रिवॉल्यूशन एंड व्हाट इज खिलजी रिवॉल्यूशन। तो आपको व्हाई और व्हाट का जो कांसेप्ट है इसके अंदर आपको इसकी इंपैक्ट सेंट्रिक लिखना है कि भाई इसकी असर इतनी भारी मात्रा में होती है, इसके कारण इसको क्रांति कहा गया है सर, ठीक है। खिलजी के पावर के ऊपर आने से जो पॉलिटिकल बदलाव आया है दिल्ली सल्तनत की नोबिलिटी के अंदर, दिल्ली सल्तनत की एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, दिल्ली सल्तनत के स्टेट के अंदर, द फॉर्मेशन ऑफ स्टेटहुड इन द दिल्ली सल्तनत, है ना, वो बहुत फंडामेंटल प्रस्ताव आपको दिखेगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो अर्ली रूलर्स हुआ करते थे, अर्ली रूलर्स का मतलब क्या है, व्हेन वी सी द केस ऑफ बलबन या अल्तुतमिश के केस में आप लिख सकते हो कि इनके समय पे इनफैक्ट एक्सक्लूसिविटी आई थी टर्किश नोबिलिटी की, राइट सर, ठीक है। और टर्किश नोबिलिटी की जो एक्सक्लूसिविटी थी उसको बेसिकली इन्होंने तोड़ दिया, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। दूसरा, बलबन के समय पे तो उसने सबको बोल दिया था कि दे आर एक्चुअली द लो इग्नोएबल ओरिजिन पर्संस, इनके यहाँ पे कभी भी मैं इनको अथॉरिटी पे नहीं लाऊंगा। तो बरानी ने तो अपनी किताब के अंदर लिखा था कि जब बलबन कोई नीचे का व्यक्ति को देखता था, लो इग्नोएबल पर्सन को, तो उसका खून खौल उठता था सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि बलबन को लग जाता था, बोले ये मतलब ये ही बिलोंग्स टू सम अदर डायनेस्टीज, बोले इसको तो कभी मेरे सामने भी ना खड़ा रखो सर, ठीक है। वो सब चीजें चल रही थी दिल्ली के अंदर सर, ठीक है ना। तो एक एक्सक्लूसिविटी का कांसेप्ट आपको यहाँ से दिख रहा था सर, ये एक्सक्लूसिविटी को तोड़ने की कोशिश की। ये जो प्रिविलेज क्लास की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी पावर के ऊपर सर, है ना, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तीसरा, आप देखिए कि जो सोशल बेस लिमिटेड हो गया था, ये सोशल बेस को अब वाइडन करने की कोशिश की जा रही है व्हेन द खिलजी केम टू पावर सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आप जब खिलजी रिवॉल्यूशन का पहला प्रीफेस बनाओगे, आपको जब पूछा जाएगा क्वेश्चन इस पर सेंट्रिक, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये सामाजिक आधार को ब्रॉडन करने का एक पूरा का पूरा आइडिया था, जिसके कारण ये हुआ। फिर उसके बाद मैं आपको अभी पॉलिसीज के अंदर बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे इनका सोशल बेस वाइडन हो रहा है, नोबिलिटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, प्रिविलेज क्लासेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है सर, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप लिख सकते हो कि अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ लो और हम्बल ओरिजिन, जो व्यक्ति हम्बल ओरिजिन से बिलोंग करता है वो सुल्तान के ऊपर आ गया सर। ये पहली बार दिल्ली के अंदर ये गद्दी देखने को मिल रही है इस प्रकार से कि एक व्यक्ति जो बहुत ही मतलब है ना लोअर क्लासेस से बिलोंग कर रहा था, ऊपर के रूप में आया है सर, ठीक है ना। तो इसके कारण इसको रिवॉल्यूशन के रूप में हम लोग देखेंगे सर, गेटिंग पॉइंट। दूसरी पॉइंट हम लोग ये भी देख रहे हैं कि दिस पर्सन वर ट्रेडिशनल नॉट सीन इन पावर शेयरिंग एग्रीमेंट्स, है ना, इनको कभी भी पावर शेयरिंग के रूप में नहीं देखा जा रहा था, इनको बेसिकली पावर शेयर के रूप में बोला गया सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि पीपल एक्सेप्टेड देम सर, है ना, पीपल एक्सेप्टेड देम एंड पीपल कोऑपरेटेड विद देम कि भाई हाँ चलिए कोई बात नहीं है, हम आपके साथ है सर। और इससे हमको पता चलता है कि द सोशल बेस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, है ना, या बेसिकली जो स्टेट का जो बेस था वो काफी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तानी मुस्लिम्स थे, जो नॉन टर्किश ओरिजिन के मुसलमान थे, बाकी सारे नोबल्स थे, वो वेलकम करते हैं कि हाँ भाई तुम आओ पावर के ऊपर, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, वी आर फीलिंग एक्चुअली गुड कि भाई आप सत्ता के ऊपर आए हो सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो वी सी जलालुद्दीन खिलजी कमिंग टू पावर इन द केस ऑफ खिलजी रिवॉल्यूशन, उसके पीछे का कारण क्या है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो यू विल फाइंड कि आरपी त्रिपाठी साहब की मैंने बात करा, आरपी त्रिपाठी साहब की मैं बात कर रहा था, त्रिपाठी साहब ने बेसिकली ये चीज को बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया है सर, ठीक है। ये हाईलाइटिंग केस के अंतर्गत अगर आप समझने की कोशिश करिए, हमको ये पता चल रहा है कि जो पूरी की पूरी फाउंडेशन है बहुत ही अलग तरह से देखने को मिलेगी सर, ठीक है। अब क्यों रिवॉल्यूशन कहते हैं उसके पीछे के तीन चार पॉइंट्स आप समझिए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो पहला पॉइंट आपको ये मिलेगा कि दिल्ली की गादी के ऊपर सर, है ना, ग्राउंड के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति टॉप के ऊपर चला जा रहा है सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो ये सबसे बड़ी चीज थी, है ना, किसी ने सोचा नहीं था सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आता है सर, है ना, एन आउटसाइडर कमिंग टू द अथॉरिटी, इट्स अ ह्यूज चेंज, ओके, और वो फिर सिस्टम भी बदल देगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब भारत के सापेक्ष में देख लीजिए सर, है ना, इंडिया के कंटेम्पररी सापेक्ष में देखिए 2014 के बाद अब प्रिसाइसली अगर आप इसको पॉलिटिकल सेंस में देखोगे तो ये बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि अभी जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री है, ही वाज नॉट सीन एज अ ट्रेडिशनल पावर शेयर इन द सीट ऑफ दिल्ली सर, है ना, क्योंकि वो कहीं और प्रांत से बिलोंग करते थे, वो ट्रेडिशनली दिल्ली की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे नेशनल लेवल के ऊपर सर, है ना। सडनली देन ही सडनली का मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है 2014 से, तो उससे बेसिकली बहुत बड़ी चीज, और उसकी रिपरकशंस अब देखोगे तो आपको बहुत लंबे समय तक देखने को मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ से भी देखने को मिलती है सर, द सेम कंडीशंस ओवर हियर एज वेल सर, ठीक है। बलबन जो था वो ट्रेडिशंस में डिग्निटी, लॉयल्टी, वो है ना, काइंड ऑफ प्रोक्लेमेशंस के थ्रू मानता था, एकदम उसका प्रोटोकॉल वैसा था, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, वो ऊपर ऊपर वो लगा के ही चलता है ना, रॉयल सुल्तानत के रास्ते में, ठीक है। वो सब चीजें बदल दी सर, इसने कहा कि भाई ये मेरे को भी लेना देना नहीं उसका सर, ठीक है। तो खलजीज वर नॉट लिव्ड इन द ट्रेडिशंस ऑफ डिग्निटी एंड लॉयल्टी सर, है ना। खलजीज ट्रेडिशनली वो डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ और जो हायर वो है ना एलीट क्लासेस के साथ जुड़े हुए नहीं थे सर, ठीक है। और काइंड ऑफ जो दिल्ली की गद्दी के आजू बाजू में चापलूसी करने वाले लोग थे, जो सुल्तान के कान भर के वो शासन चलवा रहे थे, वो सीधे पूरी की पूरी तरह से इनफैक्ट खत्म करवा दी जाती है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो खलजी का पावर के ऊपर ना बहुत गजब घटना थी, इनफैक्ट इसके लिए त्रिपाठी
साहब ने ये शब्द यूज किया था द खलजी रिवॉल्यूशन सर, ठीक है ना। ये रिवॉल्यूशन इसके लिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी असर बहुत ही लंबे समय तक आपको देखने को मिलेगी सर, है ना। किस किस तरह से आपको इसकी असर देखने को मिलती है, तो डॉक्टर के एस लाल ने अपने हिस्टोरिकल रिसर्च में इसको हाईलाइट किया है सर, ठीक है। पहला तो एक नया वंश पावर के ऊपर आया, ऑब्वियस था, न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, इसको खलजीज के रूप में कहा गया है। एक ऐसी डायनेस्टी जिसके अंदर रॉयल ब्लड का कंसेप्ट नहीं था सर, है ना। अब रॉयल ब्लड का कंसेप्ट क्या था, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो टर्किश एक्सक्लूसिविटी थी उसको ये ब्रेक कर रहा है, दिस इज एक्चुअली ब्रेकिंग द टर्किश एक्सक्लूसिविटी सर, ठीक है। खलजीज के लिए हिस्ट्री में कहा गया है कि ये प्रोलिटेरिएट क्लास था, सर्वहार हुआ करते थे सर, ठीक है ना। सर्वहार का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द केस ऑफ सर्वहार, बेसिकली ये नीचे के तबके के लोग थे सर, ठीक है। तो मार्क्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो मार्क्स ने सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक हैव क्लास है और एक हैव नॉट है सर। एक्चुअली ये मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी का ही पार्ट है खलजी रिवॉल्यूशन सर, ठीक है। और उसमें जो हैव क्लास है जो शासक के रूप में एस्टैब्लिश होता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का हाइपोथेसिस क्या कहता है, कार्ल मार्क्स ने हमेशा हर एक चीज को दो ही पार्ट के अंदर डिवाइड किया। उसने कहा कि इकोनॉमी के बेसिस के ऊपर से समाज में दो वर्ग बन गए, इसके पास बहुत पैसा है जिसको हैव क्लास कहा गया, जिसके पास पैसा नहीं है उसको हैव नॉट क्लास कहा गया। पैसे के साथ आप सिस्टम को, पॉलिटी को, सोसाइटी को सब तरह से कंट्रोल कर देते हो सर, ठीक है। तो दैट वाज द केस ऑफ द टर्किश ओरिजिन ऑफिशियल्स एंड द टर्किश नोबिलिटी एंड द टर्किश किंग जो भारत में आते हैं आफ्टर घोरी सर, है ना। खलजीज के लिए कहा गया है कि ये हैव नॉट क्लास से बिलोंग करते हैं, इसके लिए इनके लिए शब्द यूज किया गया प्रोलिटेरिएट सर, ठीक है ना। तो प्रोलिटेरियनिज्म जो है ये मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी का पार्ट है, और ये सच्ची में हैव नॉट क्लास से थोड़े बहुत थे भी सही, क्योंकि ये मूल तरह से टर्किश नहीं है सर, है ना। इनके लिए काफी किताबों में लिखा गया था कि ये अफगान ओरिजिन के लोग भी है, खैर दे वर मिक्सचर ऑफ टर्को अफगान रेसेस, है ना। तो खलजीज के लिए ऐसा कहा गया है कि पार्शियली थोड़े बहुत इनके अंदर टर्किश वो थे, फीचर्स थे, या इनकी जीनियोलॉजी टर्किश के साथ थी, बट पूरे कंप्लीटली टर्किश नहीं हुआ करते थे। दैट इज द रीजन दे वर सीन एज एन आउटसाइडर, बोले इसके अंदर वो रॉयल ब्लड वाला कांसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो होता यह है कि वी विल फाइंड कि जो खलजी की क्रांति हुई, ये खलजी क्रांति सबसे पहले इट विल ब्रेक द बैक ऑफ द ट्रेडिशनल टर्किश नोबिलिटी एंड इट विल ब्रेक द बैक ऑफ द ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेसी, जिसने दिल्ली के ऊपर अपना फाउंडेशन बनाया था फॉर द अर्ली 100 ईयर्स, मतलब करीबन 1195 से लेके 1296 तक या 1290 तक सर, ठीक है। इस पीरियड के समय पे ट्रेडिशनली इनका प्रभाव सबसे ज्यादा रहा था स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक तो 1195 के बाद एक्टिव हो गया था ना सर, ठीक है। 1206 में फाइनली उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया विद द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी सर, है ना, राइट। तो इसको रिवॉल्यूशन देखा गया इसके पीछे, एक तो फर्स्ट एस्पेक्ट आपका ये आएगा सर, है ना। अब ज्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब टर्किश या खलजी रिवॉल्यूशन लिखते हैं तो खाली इसी के अंदर एक्टिव पैसिव पैसिव एक्टिव करके आंसर को जस्टिफाई कर देते हैं, बट आपको इससे एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। क्रांति तब कहते हैं जब इसकी इंपैक्ट बहुत ही लॉन्ग सर्विंग होती है या लॉन्ग टर्म तक आपको दिखेगी। दूसरा, इसकी इंपैक्ट बाकी सारे क्षेत्रों के अंदर भी मिलती है, इन अदर पार्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और द पॉलिटिकल और द मिलिटरी एस्पेक्ट एंड द सोशल एस्पेक्ट कैन आल्सो बी सीन, है ना, समझे। रिवॉल्यूशन कहते हैं तो रिवॉल्यूशन चलो चालू तो हुआ विद जलालुद्दीन खिलजी कमिंग टू पावर एंड, है ना, टेकिंग द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन एंड ऑल दिस थिंग्स। अब इसके बाद इसकी रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट और कहां देखने को मिली, तो रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट कम टू फर्स्ट एस्पेक्ट इज द ब्रेकिंग द बैक ऑफ द टर्किश नोबिलिटी एंड देन क्लेमिंग पावर सर, समझे। सेकंड रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट इसके अंदर से आप लिखोगे वो है द एरा ऑफ मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट, है ना। अब एरा ऑफ मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट का मतलब ये है कि भाई अब ये वो समय था जब आप मिलिट्री बेस्ड एम्पायर बिल्डिंग करने की शुरुआत करोगे, और जो थियोक्रेटिक स्टेट का जो फॉर्मेशन दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी ने किया था, जहां उलेमास काइंड ऑफ आप पकड़ने की कोशिश करोगे, या नोबिलिटी जो है सर, है ना, जो मुस्लिम नोबिलिटी थी सर, जो उलेमास हुआ करते थे, जो बेसिकली रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस हुआ करते थे, जिन्होंने एट टाइम्स मोनार्क को हम्बल करने की कोशिश की थी, ये फाइट के अंदर फिर मोनार्की जीत जाएगी सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। सो द सेकंड बिग चेंज दैट विल टेक प्लेस, व्हाई इट इज नोन एज रिवॉल्यूशन सर, इज दैट द मोनार्की इज नाउ ओवरपावरिंग द नोबिलिटी सर। ये आपको अलाउद्दीन तक देखते देखते मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर के बाद मैं अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर आऊंगा, जहां अलाउद्दीन कहता है कि भाई तुम सब खत्म कर दिए जाओगे सर, ठीक है ना, और तुमने मेरे सामने उल्टा सीधा कर दिया तो ऐसा सॉफ्टवेयर डालूंगा कि तुम्हारा जो भी कार्य हो रहा है सब मुझे पता चल जाएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। सो यू विल फाइंड कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो कार्य किया है उसमें नोबिलिटी और रिलीजियस क्लास को फिर उसने हम्बल करवा दिया सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे नहीं समझे। ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू एम्पायर बिल्डिंग हुआ है सर। देखिए दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी में आपको स्लेव डायनेस्टी के अंदर एम्पायर बिल्डिंग नहीं दिख रहा था, दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू सेफगार्ड द एरियाज, दे वर ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पोजीशंस, है ना। रिवॉल्यूशन तब कहते हैं जब कुछ नया हो रहा है सर, ठीक है, मैंने आपको बताया ना क्रांति क्या कहते हैं, इट्स अ फंडामेंटल चेंज ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो एम्पायर बिल्डिंग होने की शुरुआत हुई। ये एम्पायर बिल्डिंग कहां से कहां तक हुआ सर, ठीक है, तो ये आज के मदुराई तक हो जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो होता ये है कि ये एम्पायर बिल्डिंग की शुरुआत आपको मिलेगी, ये एम्पायर बिल्डिंग में आज के साउथ इंडिया मदुराई से लेके गुजरात से लेके हर एक चीजों के ऊपर इनफैक्ट है ना पकड़ बनाने की कोशिश की है। डायरेक्ट एनेक्सेशन और पॉलिटिकल कन्क्वेस्ट का प्रयत्न हो रहा है सर, ठीक है ना। तो ये खलजी रिवॉल्यूशन इसके लिए कहते हैं कि खाली जलालुद्दीन खलजी पावर के ऊपर है इसके लिए नहीं सर, ठीक है, वो तो सबसे शुरुआत थी, फाउंडेशन था सर, पर उसकी रिपरक्यूशंस बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है सर, ठीक है। ये रिपरक्यूशंस में मोनार्की और मिलिट्री एस्पेक्ट विल ओवरपावर द रिलीजियस एस्पेक्ट, है ना। तो थियोक्रेसी वर्सेस मिलिटरिज्म या बेसिकली रिलीजन एस्पेक्ट वर्सेस मिलिटरिज्म, अभी तक ऐसा हो रहा था कि भाई मिलिट्री पीछे बैकग्राउंड में कार्य कर रही है, पर थियोक्रेटिक वे के अंदर शासन को चलाने की कोशिश की जा रही है स्टेटहुड के अंदर। मतलब आप ये खलीफा से खुतबा लेके आओ और खलीफा से अपनी मंसूर को रिकॉग्नाइज करवाओ कि भाई देखिए खलीफा ने हमको अपॉइंट किया, इसके लिए हम शासन कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है, बोले कौन सा खलीफा खलीफा है ना, समझो, उसको बुर्ज खलीफा पे भेज दो सर, है ना, मैं यहाँ का खुद खलीफा हूँ सर, समझ गेटिंग माय पॉइंट। तो यू विल सी दैट ये कहता है कि आई डू नॉट रिक्वायर दिस इन्वेस्टर, आई डू नॉट रिक्वायर दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टर और काइंड ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम द खलीफा सर, ठीक है ना। तो यू विल सी दैट अभी तक जो कैलिफेट सिस्टम थी उसमें एक्सटर्नल रिकॉग्निशन का कांसेप्ट बहुत चल रहा था सर, है ना। इसने ये बंद करवा दिया, बोले ये खलीफेट सिस्टम के थ्रू मुझे एक्सटर्नल रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है। ये एक्सटर्नल रिकॉग्निशन के द्वारा ये अपने आप को कह रहे हैं कि मैं खुद ही इनफैक्ट है ना खलीफा के इक्विवेलेंट बनने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं प्रॉफिट के इक्विवेलेंट बनने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं आता हूं अलाउद्दीन खिलजी सपने क्या देख रहा था सर, ठीक है ना। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन एंड ही वांटेड टू बी द न्यू सिकंदर, है ना। तो वो सिकंदर वाली कहानी उसके साथ दिखेगी सर, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल रिकॉग्निशन को कम करता है, खैर प्रैक्टिकली कम करता है, पर थ्योरेटिकली अभी भी चालू था सर, समझा आप लोग, ठीक है ना। तो यू सी दैट इसके ऊपर मैं आता हूं कि क्या होता है, बट एटलीस्ट आपको ये रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट के अंदर दिखता है कि जो किंगशिप का कांसेप्ट है सर, किंगशिप का कांसेप्ट है सर, वो किंगशिप के अंदर बहुत सारा बदलाव होने की शुरुआत हुई। और
कह दिया कि किंगशिप और किंगशिप के बीच में कोई लेना देना नहीं है सर, ठीक है। आप मेरे भांजे भतीजे होंगे, इट डजंट मैटर प्रैक्टिकली सर, है ना। स्टेट के अंदर अगर आप कोई उलेमा होंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जिस हिसाब से कार्य करना है मैं उस हिसाब से कार्य करूंगा, वो चाहे सिस्टम के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, या इवन आप रिलीजियस इंटरप्रिटेशन भी अलग निकालोगे, इट डजंट मैटर टू मी सर, ठीक है ना। तो रीजन को उसने साइडलाइन करने की कोशिश की है टाइम बीइंग, और रिलीजियस इंटरप्रिटेशन उसने अपनी तरह से बदल दिया है सर, ठीक है ना। तो वो भी रिवॉल्यूशन के सेंटर हम लोग देख सकते हैं सर, ठीक है। ये रिवॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग आखिर के अंदर देखेंगे कि इसका सोशल बेस बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ के आया सर, ठीक है। और जो नोबिलिटी का जो सोशल बेस था, इसमें पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि भाई ऐसे लोग अब सिस्टम के अंदर आ रहे हैं जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के थे, जो नॉन टर्किश ओरिजिन के थे। एट टाइम्स आप पकड़ने की कोशिश करोगे, जो स्लेव्स हुआ करते थे, बट इनको अलग तरह से इनफैक्ट है ना खरीदा गया था, जैसे मलिक काफूर का केस देख सकते हो सर, ठीक है। या आप पकड़ने की कोशिश करिए कि सोशल बेस के अंदर आपको खुसरो खान जैसे शासक आपको दिखेंगे सर, ठीक है ना, जो हिंदुस्तानी कन्वर्ट्स के रूप में भी देखे गए थे एट टाइम्स सर, ठीक है। तो यू यू विल फाइंड कि जो सोशल बेस है नोबिलिटी का बहुत निकल के आया, और केस ऐसा भी बनता है कि हिंदुस्तानी ओरिजिन का व्यक्ति राजा बन रहा है सर, ठीक है ना। तो जो आपने टर्किश ओरिजिन की या टर्किश नोबिलिटी की बैक को तोड़ा था, यू ब्रोक द बैक ऑफ द टर्किश नोबिलिटी, दिस क्रिएटेड द बेस वेयर इन फ्यूचर आफ्टर 20 years or 25 years we do get instances that a Hindustani origin convert was able to get the throne of Delhi सर, है ना। बहुत पहली और आखिरी बार होता है भाई दिल्ली के इतिहास में सर, ठीक है, कि हिंदुस्तानी कन्वर्ट जैसे लोग भी इनफैक्ट है ना दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ जाएंगे सर, ठीक है। तो इसके बेसिस के ऊपर इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज दी खलजी रिवॉल्यूशन सर, ठीक है ना। तो रिवॉल्यूशन का एस्पेक्ट समझ में आया, व्हाइट वाज कॉल्ड एज द खलजी रिवॉल्यूशन सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो खलजी रिवॉल्यूशन कहते हैं उसके पीछे का कारण ये था कि भाई किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। आखिर में खलजी रिवॉल्यूशन इसके लिए भी कहते हैं क्योंकि फिरोज ने जिस तरह से इनफैक्ट सत्ता को हथियाया, उसके बाद उसने स्टेबिलिटी दी है, उसने बेसिकली दिल्ली को काइंड ऑफ है ना एनार्की से बचाया है। क्योंकि होता यह है कि जब कैकाबाद को मारा गया, कैकाबाद तो किसी और चीज में बिजी था, तो उसको तो पहले भी इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था सर, ठीक है। या फिर कैमूर की रेजेंसी का पीरियड 3 महीने का रहता है, इस पीरियड में बहुत एनार्की आ गई थी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गए थे, रिबेलियंस हो रहे थे सर, ठीक है, फॉरेन इन्वेजन हो रहे हैं इस पीरियड में सर, ठीक है। तो उससे भी बचाना था, यू आर सपोज टू सेफगार्ड दैट एज वेल सर, ठीक है। और इन सब से भी दिल्ली को विघटित नहीं होने दिया या भारत के विस्तार को डिसइंटीग्रेट नहीं होने दिया। तो ये सब चीजों के कारण इसको बहुत रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट में देखा जाता है बाय ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस। गेटिंग अ पॉइंट, समझेंगे सब। तो व्हाट इज खलजी रिवॉल्यूशन, व्हाई खलजी रिवॉल्यूशन, एंड व्हाई को उसकी इंपैक्ट के साथ जोड़ोगे कि क्यों उसको क्रांति कहते हैं सर, व्हाई इट इज नोन एज खलजी रिवॉल्यूशन सर, ठीक है ना। तो इसके कंसीक्वेंसेस बहुत लॉन्ग है सर, है ना। और ये लॉन्ग कंसीक्वेंसेस को आप देखिए तो इवन तगलक तक भी आपको दिखेगा। सो बाय द टाइम ऑफ द फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने जो बंदगा का डिपार्टमेंट बनाया था सर स्लेवरी केस को लेकर सर, ठीक है ना, इसके अंदर भी आपको हिंदुस्तानी दिखेंगे, यू विल फाइंड ह्यूज नंबर ऑफ हिंदुस्तानी कन्वर्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन द सल्तनत, एंड दे वर अपॉइंटेड एट वेरी कोवेटेड पोजीशंस एज वेल सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये किस तरह से आपको क्रांति के रूप में दिख रहा है, उसके पीछे के मैंने आपको बेस बना दिया सर, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि व्हाई खलजी रिवॉल्यूशन सर, ठीक है ना। और फिर इसके फिर इंपैक्ट में फिर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, फिर इंपैक्ट में फिर अलाउद्दीन खिलजी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी लिखोगे, बट एटलीस्ट फिर वो 10 मार्कर के बाहर चला जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। इसमें लास्ट इंपैक्ट अगर आपको लिखनी है तो हम लोग लिख सकते हैं कि विद द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी द खलजीज वर ब्रिंग अप, दे वर एबल टू ब्रिंग आउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंड अलाउद्दीन खिलजी वाज एबल टू ब्रिंग अप द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ही वाज एबल टू चेंज द मार्केट पॉलिसीज एज वेल, ही वाज एबल टू कंट्रोल द प्राइसेस अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, है ना, जिससे ओवरऑल वेलबींग ऑफ इकोनॉमी सोसाइटी एंड स्टेट के रूप में भी कार्य किया गया है सर, ठीक है। इसके लिए भी इसको क्रांति के रूप में देखा गया है, पर वो थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाएगा सर, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब है 1300 के बाद की जो पीरियड है ना, उसके साथ हम लोग जुड़ेंगे सर, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक से तो अलग से प्रश्न है, बट पॉइंट लिखना है तो एक आध पॉइंट इसके अंदर से ऐड कर सकते हैं कि अलाउद्दीन के जो रिफॉर्म्स है ये रिवॉल्यूशन का आउटकम के रूप में ही बने। पर एक चीज आपको मिलेगी, डॉक्टर के एस लाल प्रोलिटेरिएट का पावर के ऊपर आने के ऊपर बहुत ही वो प्रकाश डालेंगे, एंड ही विल बी फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट कि यार ये पहली बार हो रहा है, एंड नॉर्मल केसेस में हुआ नहीं था कभी भी दिल्ली की गद्दी को लेकर सर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि क्यों इस तरह से कहा गया है सर, ठीक है ना। तो एक सीजलेस कन्क्वेस्ट का पीरियड आया है, एक्सपेरिमेंट हुआ है स्टेट क्राफ्ट के अंदर, मैंने अभी आपको बताया कैसे नॉन टर्किश लोग आते हैं, टर्किश क्लास को ब्लो बहुत बड़ा पड़ जाता है, और बेसिकली इसको काफी लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का विद्रोह था अगेंस्ट द टर्किश हेजेमनी सर, समझे आप लोग, ठीक है। और जिस तरह से मिलिट्री एस्पेक्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया, मिलिट्री बेस कन्क्वेस्ट को एस्टैब्लिश किया, अलाउद्दीन खिलजी आके फ्री स्टैंडिंग आर्मी का और एक्सपांड करेगा, बलबन ने प्रयत्न किए थे ना फ्री स्टैंडिंग आर्मी को लेकर, हमने देखे थे उस दिन सर, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी तो उसको और आगे लेके जाएगा सर, है ना, वो कहेगा कि भाई मैं तो इसको और घिसड़ दूंगा सर पूरी तरह से, ठीक है, 6-7 लाख की सेना खड़ी कर दूंगा सर, ठीक है। तो फिर हालत बदल गया, जज्बात बदल गया, है ना, पूरी सिस्टम बदल जाती है सर, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी चीज है आपको ये रिवॉल्यूशन के रूप में देखने को मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये रिवॉल्यूशन का एक एस्पेक्ट था। अब सवाल ये है कि ये कैसे रिवॉल्यूशन हुआ, उसका थोड़ा बहुत है ना कहानी देख लेते हैं। तो प्रश्न तो रिवॉल्यूशन से ही आएगा, मुझे नहीं लगता है कि जलालुद्दीन खिलजी की पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन आएगा सर, है ना, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी नो डाउट इंपॉर्टेंट राजा है, उसकी पॉलिसीज थोड़ी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, उतनी भी ज्यादा नहीं है। प्रश्न अभी तक जो है वो अलाउद्दीन से आया है सर, ठीक है ना, जलालुद्दीन से पूछा नहीं है, बट अलाउद्दीन से तो बहुत बार सैकड़ों बार क्वेश्चन आए हुए, जैसे आपको यहाँ पे भी पूछा था कि द व्यूज ऑफ बलबन अलाउद्दीन खिलजी एंड तुगलक ऑन द किंगशिप, है ना, तो इसमें तो कंपैरेटिव क्वेश्चन आपको पूछा गया है सर, ठीक है। या यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट रिफॉर्म्स के ऊपर, इकोनॉमिक रेगुलेशंस के ऊपर, प्राइस कंट्रोल मेजर्स के ऊपर पूछा गया है सर, ठीक है ना। तो इसको कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अलाउद्दीन खिलजी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुआ करते थे सर, ठीक है। या आप पकड़ने की कोशिश करोगे, यहाँ पे भी आपको इकोनॉमिक और एग्रीरियन रिफॉर्म्स, तो आप देखिए पिछले 15-20 साल, मतलब मेरे पास तो करीबन 40 साल के पेपर अवेलेबल है, सब में इकोनॉमिक सेंट्रिक रिफॉर्म्स के ऊपर ही प्रश्न आए हैं ज्यादातर, है ना, मार्केट रिफॉर्म्स के रिलेटेड, और गोल गोल घुमा के उसी के ऊपर आ रहा है। तो इस बार मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि ये बाहर जाएगा तो शुरुआत ही आपकी खलजी रिवॉल्यूशन से होगी सर, ठीक है। और ये खलजी रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, वहीं से ही क्वेश्चन आएगा और कहीं पे नहीं आएगा सर, ठीक है। तो डॉक्टर त्रिपाठी का नाम आप लिख सकते हो और इसकी रिपरक्यूशंस के सेंटर लिखोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे कि क्यों इस तरह से खलजी रिवॉल्यूशन के रूप में कहा गया है सर, ठीक है ना। पर इसका प्रीफेस आपको पहले से बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कंपैरिजन विद द दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के साथ सर, ठीक है। तो दिस इज हाउ जलालुद्दीन केम टू पावर, और इसके पावर के ऊपर आने से ही खलजी रिवॉल्यूशन के साथ ये घटना को जोड़ा गया। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, व्हाट इज खलजी रिवॉल्यूशन, व्हाई खलजी रिवॉल्यूशन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दैट। 3 पॉइंट के ऊपर लिखोगे, 10 मार्कर मैक्सिमम 15 मार्कर, आराम से आप आंसर लिख सकते हो सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। यस, हाउ फार डू यू एग्री दैट दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ रिवॉल्यूशन सर, है ना। हाउ फार डू यू एग्री दैट खलजी इज कमिंग टू पावर इज सीन एज अ रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट इन द दिल्ली सल्तनत, ओके। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के गोल गोल करके घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल केसेस में हम सहमति रखेंगे सर, ठीक है ना। अब इसमें फिर पीएचडी मत करिएगा, क्योंकि इसमें और भी एक अलग स्कूल ऑफ थॉट भी आ रहा है, बोले इसमें कौन सी क्रांति थी, ये तो है ना, ये रीत यहाँ की प्रीत यहाँ सर, ठीक है ना, कि भाई ये दिल्ली सल्तनत की रीत रिवाज ऐसी थी कि ऑलमोस्ट हर एक राजा इसी तरह से पावर के ऊपर आया है सर, ठीक है। पर पावर के ऊपर आया है कोर्ट इंट्रिक्स को लेकर सर, है ना। कोर्ट इंट्रिक्स में मतलब बेसिकली टर्किश नोबिलिटी को एक दूसरे को मार के आ जाती है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, एंड यू विल फाइंड
ये दोनों पॉइंट्स इसके अंदर से मिलेंगे सर, ठीक है। तो क्रांति का पॉइंट आपके फेवर में ज्यादा चल जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये क्रांति का पॉइंट रहेगा। अरे खलजीस के बाद तुगलक भी वही पर्सपेक्टिव से देखेगा ना। तुगलक के समय पे भी आप देखोगे तो नॉन टर्किश जो नोबिलिटी है वो डोमिनेट करेगी सर, ठीक है। तो खलजीस ने ट्रेंड चित्रा था, वो ट्रेंड फिर आगे कंटिन्यू रहता है। तो आप देखोगे फिरोज शाह तुगलक तक वो दीवाने बदरगाह जैसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है, और तुगलक ने तो जो पूरी नॉन टर्किश नोबिलिटी है उसकी तो पूरी एक फौज खड़ी कर दी थी सर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज, वरना 6 लाख की सेना कैसे बनेगी सर। उतने तो उसके बाद तुर्किश थे नहीं सर। हाँ, जो नॉन टर्किश नोबिलिटी है वो सब जगह पे दिखेगी, फौज में भी दिखेगी, मंत्री के रूप में भी दिखेगी, राजा के सलाहकार के रूप में भी दिखेगी, इक्ते के रूप में भी दिखेगी, गवर्नर्स के रूप में भी दिखेगी सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, गेटिंग अपॉइंट। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉइंट। एंड 7% इंडियन, मेहता सर ने लिखा है कि खिलजीज वर टर्किश बैरियर्स, मतलब वो हाफ टर्किश थे, हाफ इंडियन अफगान ओरिजिन के साथ जुड़े गए हैं सर, गेटिंग अपॉइंट। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये खलजीज थे कौन, है ना, इसको लेके जो ओपिनियन आपका पूरा का पूरा निकल के आया है सर, समझे आप लोग, ठीक है। इट वाज अ सडन चेंज इन द फंडामेंटल ड्रिफ्ट सर, है ना। उसके साथ अभी अब देखता हूं मैं आपको, यस वैसा भी अब वो पॉइंट भी लिख सकते हो, सडन चेंज क्यों था, क्योंकि ट्रेडिशनल वो टर्किश कांसेप्ट था उसको तोड़ा गया सर, ठीक। अब इनकी कहानी क्या है सर, है ना। तो ओरिजिनल ये टर्किश ओरिजिन के लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया सर, ठीक है। और खलजीस आए थे राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ घुर, घुर के समय से ही आप देखोगे, आपको भारत में दिखेंगे, भारत मतलब आज के अफगानिस्तान वाले रीजन में दिखेंगे सर, ठीक है। पर होता यह है कि जिस तरह से ये अफगानिस्तान में सेटल हुए थे सदियों से, मतलब है ना, दशकों से तो हम लोग कह ही सकते हैं ना, 100 ईयर्स के आसपास से, तो उसके कारण ये अफगानी ओरिजिन के साथ ज्यादा लिंकअप कर दिया, शायद वहां पे इन्होंने रोटी बेटी के संबंध बनाए होंगे क्योंकि इनकी सेना में काम कर रहे थे सर, समझे आप लोग, ठीक है। एंड हेंस दे आर सीन एज अ टर्को अफगान ग्रुप। द रीजन व्हाई दे आर सीन एज अ टर्को अफगान ग्रुप, समझे नहीं समझे। टर्को अफगान इसके लिए कहा गया क्योंकि आए थे टर्की से, फिर अफगानिस्तान वाले रीजन में सेटल हुए थे। ये बेसिकली अफगानिस्तान वाले रीजन में सेटल हो रहे हैं, तो वहां पे एक साल नहीं रुके हैं, ये सालों रुके हैं। तो सालों रुके हैं तो इनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो अफगान के साथ मिक्सअप हुई होंगी। तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ खलजीज जो आएंगे, इनको किसी ने कह दिया कि भैया तुम टर्किश कम हो और तुम अफगान ज्यादा हो सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो वही है ना, तो अफगानिस्तान तो क्रेडल है ना सर। अफगानिस्तान में आज की तारीख में देखिए कितनी एथनिसिटीज है, उसमें एक एथनिसिटी कह रही है कि हम कहेंगे वही स्टेट होगा, है ना। पश्तूस बेसिकली दे आर नॉट द ओनली एथनिसिटी इन अफगानिस्तान, सो इसके सिवा और भी एथनिक लोग हैं सर, है ना, वहां के। बट यू सी, और ये क्यों है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली बहुत सारी जगह से लोग आ रहे हैं सर, ठीक है। तो होता यह है कि इन्होंने काम किया, गजनीज के समय से भी काम किया, घोरी के समय पे तो बहुत पावरफुल हो गए थे, है ना। तो बख्तियार खिलजी इन्हीं में से एक था ना सर, जो बिहार की तरफ आता है सर, है ना। अली मर्दान उसको मार देगा फिर लेटर ऑन, वी हैड डिस्कस ऑलरेडी सर, ठीक है ना। तो कहानी आपको ये दिखेगी। अब टर्किश भारत में क्यों आए सर, है ना। तो बख्तियार खिलजी के समय से ये लोग भारत में आ रहे थे, मतलब कुतुबुद्दीन घोरी के समय, मोहम्मद घोरी के समय पे ही सर, ठीक है। पर इनकी लार्ज स्केल माइग्रेशन होती है विद द मंगोल इन्वेजन्स। अब चंगेज को याद करिए, है ना, चंगेज ने आया था ये अल्तुतमिश के समय पे। चंगेज के बाद बलबन के टाइम पे भी मंगोलों का आक्रमण चालू रहा, वी हैड डिस्कस ना सर, है ना। और मसूद शाह के समय पे भी आपको ये दिखेगा मंगोलों का आक्रमण। तो होता ये है कि बिकॉज इन द स्लेव डायनेस्टी द मंगोलोid इन्वेजन्स वर कंटिन्यूअस, और मंगोल्स आते थे कहां से, खैबर पास क्रॉस करके अफगानिस्तान से वाले रूट से ही आते थे। सो बिकॉज द मंगोल्स यूज्ड टू कम टुवर्ड्स इंडिया, द खलजी पीपल हु वर स्टेइंग इन द अफगान रीजन, दे डिसाइडेड कि हम भारत की तरफ ही आ जाते पूरी तरह से सर, ठीक है। सो ये भारत में आए तो सही, बट दे वर नॉट सीइंग अ प्योरेस्ट पीपल, है ना। क्यों, क्योंकि इनके साथ वो हिस्टोरिकल क्लेम आ गया था। तो स्लेव डायनेस्टी ने कहा कि बेटा तुम आओ, कोई बात नहीं, पर हमको स्वीकारेंगे नहीं सर, ठीक है। अब आप याद करिए कि बलबन के समय पे बलबन ने बहुत सारे लोगों को सेटल करवाया था, वी हैड डिस्कस ना, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि बिकॉज ऑफ द मंगोल इन्वेजन ही हैड गिवन रिफ्यूज टू मल्टीपल ट्राइब्स, है ना। तो उनमें से ही ये लोग थे ना सर, ठीक है। तो इनका जो लास्ट बहुत बड़ा जो है ना ग्रुपिंग आया है, ये बलबन के ट्रांजिशन पीरियड में ही आया था, क्योंकि जब मंगोलों का आक्रमण हो रहा था इस रीजन में, तो रेफ्यूजी के रूप में लोग आए थे, बट दे वर नॉट सीन इन द ट्रेडिशनल हाई क्लास, है ना। तो इनका पावर के ऊपर आना बहुत बड़ी क्रांति के साथ जोड़ा गया है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो इसी में से जलालुद्दीन आया, और जलालुद्दीन या इसका मूल नाम फिरोज हुआ करता था। ये अल्तुतमिश के समय से कार्य कर रहा है, फिर बलबन के समय पे भी देखेंगे वाला, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये इक्तेदार बनता है समाना वाले रीजन में, नॉर्थ इंडिया में सर, ठीक है। एंड कैकाबाद को टॉपल करवाया, कैमूर की रेजेंसी इसने ली थी थोड़े समय तक, बट कैमूर वाज क्वाइट यंग, और फिर दिल्ली के लोगों ने, और बाकी सारे दिल्ली के लोगों के सिवाय इनफैक्ट जो नोबिलिटी थी, नॉन टर्किश नोबिलिटी, नीचे के लोग, इन्होंने कहा यार तुम खुद सुल्तान बन जाओ, तुम रेजेंट के रूप में क्यों काम कर रहे हो सर, ठीक। तो इसी बेसिस के ऊपर ये अपने आप को सुल्तान बनाता है। इसका सुल्तान बनना खलजी रिवॉल्यूशन के लिए देखा गया सर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, ये किस तरह से डेवलप हुआ सर, ठीक है। अब आप देखिए कि दिल्ली के अंदर हंगामा हो रहा है, समझे नहीं समझे, क्यों हंगामा हो रहा है, कि जो ट्रेडिशनल नोबिलिटी है उसको पसंद नहीं आएगा कि हाउ कम अ नॉन टर्किश नॉन एरिस्टोक्रेटिक क्लास इज बिकमिंग अ सुल्तान। ऑब्वियस है ना सर, ठीक है ना। तो दे विल ट्राई टू टॉपल देम कि भाई इसको हटाओ सर। हाउ कम अ लो ओरिजिन पर्सन कैन कम टू पावर, है ना, कि भाई एक है ना नॉन टर्किश पर्सन है, अफगान ओरिजिन का, कैसे आएगा सर। तो जितनी भी टर्किश एरिस्टोक्रेसी है, नोबिलिटी, अमीर कहते थे उसको सर, ठीक है ना, उन्होंने इसको हटाने के लिए प्लान करना शुरू कर दिया सर, समझे आप लोग, ठीक है। दूसरी पॉइंट, बलबन के जो भी बचे कुछ इनफैक्ट है ना रिलेटिव्स थे, उसमें मलिक छज्जू जैसे लोग थे, जो इनफैक्ट पहले जलालुद्दीन के साथ उन्होंने डिस्कशन भी किया था व्हेन कैमूर की रेजेंसी का प्रश्न आया था सर, वो भी प्लान कर रहा है कि मैं रिवोल्ट कर दूंगा, कि ये बंदा सुल्तान कैसे बन गया सर, ठीक है। दिल्ली के कुछ आवाम को भी इन्होंने वो क्या कहते हैं कि वो उत्साहित कर दिया था, इंस्टिगेट कर दिया गया था, बोले आप रिवॉल्ट कर देना अगर जलालुद्दीन आएगा पावर के ऊपर सर, ठीक है। तो जलालुद्दीन एक्चुअली दिल्ली के बाहर कैकाबाद ने किला बनाया था किलखोरी के अंदर सर, ठीक है ना। तो वहां पे रहता है, और फिर उसने मासिस को थोड़ा अपनी सॉफ्ट पावर दिखाई। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है कि उसने जिस तरह से रिफॉर्म्स किए, और उसने जिस तरह से दिल्ली की आवाम को अपने फेवर में लेने की कोशिश की, इसके लिए लोग कहते हैं कि ये राजा राजा कम था सर, ठीक है, पर सबको क्लेमेंसी देने वाला राजा था। क्लेमेंसी का मतलब है कि ही एक्चुअली वांटेड टू मेक श्योर कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठे, पर आयरन हैंड को ना इंप्लीमेंट करते हुए, वो है ना कि अमन की आशा, वो दिल से दिल की बात करे सर, ठीक है, और लोगों को अपनी फेवर में ले ले। तो वो हो बलबन की जो दिग्विजय की पॉलिसी जो अशोक के समय पे हमने देखी थी, उसकी जगह जलालुद्दीन धम्म विजय करने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है। और ऐसे धम्म विजय कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि ही इज कमिंग टू पावर। अगर वो आयरन हैंड पहले ही दिन से लागू करेगा या ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जैसी पॉलिसीज को लेके आएगा, तो ऐसा विद्रोह होगा कि ये कहीं किनारा है, समझे आप लोग, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो उसने ज्यादातर जो कार्य किए हैं वो पावर के आने के बाद उसने सब कुछ अपनी जो वो है ना कि काइंड ऑफ हिस्टोरिकल पास्ट था उसको इरेज कर दिया है।
वो शासक के रूप में जिस तरह से कार्य कर रहा है उसमें उसकी एग्रेसिवनेस कम थी और वो अपनी सॉफ्टनेस को, वो अपनी गुडनेस को ज्यादा दर्शाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ही न्यू दैट कि पीपल माइट रिवोल्ट, द नोबिलिटी माइट रिवोल्ट, द आर्म्ड फोर्सेस माइट रिवोल्ट, है ना। तो सब कंडीशन उसके अगेंस्ट में ही है सर, समझे आप लोग, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वो 6 साल तक पावर में रहा। ये 6 साल में इसकी ज्यादातर एग्रेसिवनेस आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। इसके लिए जलालुद्दीन इज सीन एज अ पर्सन हु वाज ऑलवेज इन गिविंग सेकंड चांस टू द ऑफिशियल्स और द नोबल्स और द मिनिस्टर्स, जो इसके सामने अगर बगावत भी कर देते थे सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो काफी बेनोवलेंट राजा के रूप में वो दिल दरिया बाकी सब समंदर वाला केस आपको इसके केस के अंदर मिलेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब ऐसा क्यों था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ही वाज अवेयर अबाउट द चैलेंजेस दैट ही वाज फेसिंग, एंड इसको ये भी पता था कि भाई माइट बी पॉसिबिलिटी कि मेरे सामने विद्रोह हो जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब इसका टाइम फ्रेम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या होता है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम सर, व्हाई वाज नोन एज क्लेमेंसी किंग। क्लेमेंसी का मतलब समझ में आता है ना सर, ठीक है। सबको दया भाव के साथ और सबको माफ करने वाला व्यक्तित्व आपको दिखेगा सर इसका, ठीक है ना। सो लेट्स सी कि व्हाई फिरोज इज नोन एज अ क्लेमेंसी किंग, है ना। उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ही वाज क्वाइट जनरस एंड बेनेवलेंट। उसके पीछे का कारण यह है कि वो चाहता था कि भाई सबको सेकंड चांस देना चाहिए। तो मलिक शाजू ने पहली बार रिवोल्ट कर दिया जब वो पावर के ऊपर आया, उसी साल है ना 1291 में पहला विद्रोह होता है, ठीक है। तो ये भाई साहब कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपने मेरे सामने बगावत की है, पर मैं आपको एक और मौका दे देता हूं सर, ठीक है ना। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति उसके सामने बगावत कर रहा है उसको भी एक और मौका दिया जा रहा है, एंड ऑल दिस थिंग शोज कि हाउ ही इज एक्चुअली प्लेइंग हिज पार्ट सर, है ना। तो ही वाज अ नेफ्यू ऑफ बलबन और उसको कहा गया कि भाई देखो तुम दूसरी बार मत करना सर, ठीक है। अगेन यू विल फाइंड कि मलिक शाजू रिवोल्ट करेगा। जब सेकंड टाइम रिवोल्ट करता है तब जाके वो उसको हटाता है सर, ठीक है ना। तो उसकी क्लेमेंसी आपको यहाँ पे दिखेगी उसकी पॉलिसीज के अंदर, वेयर ही इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि ही इज गिविंग सेकंड चांस टू द पर्सन, है ना। तो रिट्रीब्यूशन में कम मानता था और रिफॉर्म्स में ज्यादा मानता था, या हम लोग कह सकते हैं कि फॉरगिवनेस में ज्यादा मानता था, है ना। फॉरगेट एंड फॉरगिव का कांसेप्ट आपको दिखता है सर, ठीक है। तो ये आपको कहानी दिखेगी, है ना, जलालुद्दीन के एक रिफॉर्मर राजा के रूप में। एक्चुअली उसने अलाउद्दीन के लिए स्टेज सेट किया था, ऐसा कह सकते हैं। स्टेज सेट का मतलब यह है कि ही वांटेड टू मेक श्योर कि उसने जो कार्य किया है वो उसमें पहले दिन से आके वो ना धड़ाधड़ी कर देगा तो इशू क्रिएट होगा। देखिए शासक के रूप में जब भी आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होते हैं तो आप इमीडिएटली नहीं लेते हो सर, ठीक। आप पकड़िए कि 2014 के अंदर पावर के ऊपर नई सरकार आई सर, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स के अंदर उसको रिवॉल्यूशन ही कहा जा सकता है इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए सर, ठीक है। अब वो जो सरकार आई, अगर उसको एक्सपेरिमेंट्स करने होते तो उसने 2014 में ही वही गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया होता या जीएसटी उसी साल लागू कर दिया होता सर, ठीक है। बट दे मेड श्योर कि लेट अस वेट फॉर सम टाइम, है ना। 2 ढाई साल हुए, उसके बाद फिर एक आध साल में धड़ाधड़ी भारी भारी चीजों को लागू किया गया। फिर उसके बाद जब इनफैक्ट है ना टाइम खत्म होने वाला था 5 साल का, तो फिर वो वेटिंग फेज में चले गए, है ना, बोले लेट अस वेट सर, ठीक है। फिर जब फिर से सेकंड टाइम पे इनका पावर आया 2019 के बाद, आने के बाद अब पता है कि लेजिटिमेसी मिल गई है, कंटिन्यूटी, फिर फार्म रिफॉर्म्स आए सर। तो आप देखिए कि रातों रात कोई नहीं लाएगा सर, ठीक। आप अगर पहले दिन के रूप में कार्य कर रहे हो, शासन के अंदर नए नए आए हो, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपको रेजिस्टेंस कहां से होगा पता नहीं चलेगा सर, ठीक है। तो आमतौर के ऊपर ज्यादातर सरकारों के अंदर ये ट्रेंड देखने को मिला है, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में भी, गवर्नेंस के रूप में, दे विल बी एक्चुअली वेटिंग फॉर द राइट टाइम, है ना। तो पहले सॉफ्टनेस दर्शाएंगे, धीरे 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 धीरे, फिर कठोर कदम जब उठाने होंगे तो दे विल बी टेकिंग इन द मिडिल स्टेजेस, है ना। और जब अपनी टर्म खत्म हो रही है तो उसमें फिर से वो प्रो पब्लिक या बेसिकली आप देखोगे वो इलेक्शन सेंट्रिक अप्रोच करना पड़ता है। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना। तो एक मेरा स्टूडेंट था, बोले सर ब्यूरोक्रेसी का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और ये सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी का कांसेप्ट क्या है सर, वो कभी हो सकता है। मैंने बोला चुनाव करवाने भी पड़ेंगे और चुनाव जितवाने भी पड़ेंगे, याद रखना सर, इसी को सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी कहते हैं। तो बेचारा हक्का पक्का रह गया, बोले सर मतलब। मैंने बोला चुनाव करवाने का मतलब है कि यू विल बी पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन द मोमेंट दिस थिंग विल बी डिक्लेयर्ड, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट और तारीख आ जाएगी सर। चुनाव जितवाने का मतलब है क्योंकि यू विल बी वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, गवर्नमेंट की जो स्कीम होगी उसको आपको पीपल सेंट्रिक बनाना पड़ेगा। अगर उसमें लैक्यूनेस रहे, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में स्कीम फेल हो गई, दैट मींस कि यू वर द रिस्पोंडिंग अथॉरिटी और आपने गलत कर दिया और फिर पब्लिक ने शायद वोट ना दिया तो फिर आपके ऊपर ठीकरा पड़ेगा सर, याद रखिएगा सर, ठीक। तो बेचारा घबरा गया, बोले सर ये तो दो धारी तलवार है। मैंने बोला वेलकम टू ब्यूरोक्रेसी, चलिए लेट मी, पावर चाहिए तो फिर मिलेगा ना सर, ठीक है। ऐसे खाली लड्डू मिलेगा ऐसा थोड़ी चलता है। चलिए लेट मी कम बैक, सिंपल है ना सर, ठीक है। आज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट ऑन द ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव, राइट। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव को पावर कहेगी कि भाई ये इसको लागू करो, है ना। आई वांट द स्कीम टू बी इंप्लीमेंटेड, है ना। वैक्सीनेशन मुझे चाहिए, सिंपल है ना, वैक्सीनेशन चाहिए फॉर एग्जांपल, वैक्सीनेशन ब्यूरोक्रेसी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने तो ऊपर कार्य कर दिया है कि मुझे 100 करोड़ इस दिन तक चाहिए सर, है ना। आई वांट ऑन दिस डेट 100 करोड़ डिजीज टू बी इंप्लीमेंटेड, दैट्स इट। सो इट इज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव टू डिलीवर दैट 100 करोड़, समझे। आप नहीं करोगे तो हालत खराब हो जाएगी सर, ठीक है। अभी आज सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैं कि भारत के 48 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे जो कवरेज है वो 50% से लेस है। तो प्राइम मिनिस्टर खुद उसको रिव्यू कर रहे हैं, आज का इंडियन एक्सप्रेस में आया है सर, ठीक है, यहाँ गुजरात एडिशन में। तो सुबह सुबह मैं वही देख रहा होता हूँ क्या चल रहा है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या ठीक रहा पड़ेगा, इनके डीएमओ को इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेशन होगा कि नहीं होगा सर, है ना। ऊपर से आप देखो पीएम ऑफिस से सीधा कांटेक्ट आएगा, ओ डीएम किधर, व्हाट इज हैपनिंग सर, है ना, समझे नहीं। अब डीएम नीचे तहसीलदार को लपेटे में लेगा, बोले ओ क्या चल रहा है सर, समझे। तहसीलदार बाजू में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिशियल जो होगा या ब्लॉक लेवल का जो हेल्थ ऑफिशियल होगा, पीएचसी में सीएचसी में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको लपेटे में ले लेंगे सर, है ना। सीडीएचओ चीफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जिसका काम होता है हर डिस्ट्रिक्ट में डीएचओ होता है सर, तो उसकी विकेट गिर जाएगी इसमें, देखिएगा कि भाई क्या हो रहा है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में सर, दैट्स वेरी क्लियर कट ना सर। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स, है ना। अकाउंटेबिलिटी इसी बेसिस के ऊपर होती है सर। खैर लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि शासक के रूप में क्या कार्य करें। इसके शासक के रूप में इसको पता है कि मुझे सॉफ्ट पावर दिखाना है। क्यों दिखाना है सॉफ्ट पावर, मैंने आपको उसके पीछे का रीजन बता दिया सर, ठीक। ये नॉर्मल केसेस के अंदर बहुत ही रिफॉर्मिस्ट था। इसका ये मानना था कि भाई हो सके उतने मैं रिफॉर्म्स करूंगा और लोगों को पनिशमेंट नहीं करूंगा, अपने फेवर में लेने की कोशिश करूंगा। अब दिल्ली में उस टाइम पे लूटपाट बहुत हो रही है ना सर, यू विल फाइंड कि इतनी लूटपाट हो रही थी, इतनी लूटपाट हो रही थी। तो जलालुद्दीन कहता है वो इसको पकड़ के, ये चोर लोग थे ना सबके सब, है ना, उनको पकड़ के बोलता है कि तुम क्यों चोरी कर रहे हो, लोग को ढंग का काम किया करो सर, है ना। तो इस बार माफ कर देता हूं सर, है ना। और तुम चोरी करने से तुम फिर वो जहन्नुम में जाओगे, तो यू नो दिस हेवन हेल कांसेप्ट, है ना। तो योर एक्शंस विल इवेंचुअली डिसाइड कि आपको कहां पे भेजा जाएगा सर, है ना, कयामत के दिन के अंदर सर, गिव अप। सो यू विल सी दैट ये भाई साहब के केस के अंदर आपको ऐसी भी चीजें दिखेगी जहां ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रो पीपल पॉलिसी, है ना, समझे नहीं समझे। इनफैक्ट काफी लोगों ने ठगी की थी, खून खराबा कर दिया था, उनको भी पकड़ा और पकड़ के बाद उसको फिर सेना को कहा गया कि इनको दिल्ली के बाहर कहीं भेज के आओ सर, ठीक है। तो इनको बंगाल भेज दिया गया, गंगा में बिठा के बोले इनको जाओ, है ना, बोट में बिठा के लेके आओ ना, बोले दिल्ली में तड़ी पार करवा दिया गया, ठीक है, पर मारा नहीं किसी को। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि जलालुद्दीन वो है ना कि एक्सट्रीम केसेस में थोड़ा कम बिलीफ रखता था सर, ठीक है। इनफैक्ट इस पीरियड के समय पे इसका एक ही सबसे बड़ा ब्लॉट रहा है, वो एक सीसी सेंथ हुआ करता था, सीधी मौला, इसको मार दिया गया था। एक्चुअली होता क्या है
कि दिल्ली के आमिर जो थे, जो नोबिलिटी क्लास था, टर्किश नोबिलिटी, इन्होंने इनफैक्ट ये सूफियों के साथ प्लान बनाया था, ऐसा जलालुद्दीन को नॉलेज मिला। और जलालुद्दीन के एक मंत्री भी हुआ करते थे, दे आल्सो केम टू नो अबाउट दिस थिंग हैपनिंग एंड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि सुल्तान को मार दिया जाएगा और ये सूफी को राजा बना दिया जाएगा, है ना, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था सर, ठीक है। तो जलालुद्दीन के मंत्री को ये सब चीजें पता चल रही है कि व्हाट इज हैपनिंग सर, है ना। तो देन यू सी कि जलालुद्दीन को हटाने का प्लान था और सिद्दी मौला को राजा बनाने का प्लान इस तरह से चल रहा था। तो फिर जलालुद्दीन का एक बहुत ही खास सोल्जर था, उसने ये सिद्दी मौला को पकड़ा और उसके हाथ में रेजर था, पहले तो एक छोटी सी ब्लेड हुआ करती थी, वो ब्लेड से मारा, फिर उसने चाकू निकाला, उससे खचा खची कर दिया और सिद्दी मौला को, है ना, टपका दिया गया सर, ठीक है। तो उसके लेके काफी सारे लोगों ने हंगामा किया, बट समहाउ ही वाज एबल टू एक्चुअली कंसोलिडेट द पावर। अब सवाल ये था कि जलालुद्दीन 6 साल तक पावर में रहता है, तो उसको हराया किसने, उसको डिफीट किसने किया सर, ठीक है। तो उसको हराने का या डिफीट करने का जो पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे मिलेगा। और अलाउद्दीन खिलजी जो इसी का ही दामाद था और इसी का ही गवर्नर था, वो फाइनली इसको टॉपल कर देता है सर, ठीक है ना। तो अभी आता हूँ अलाउद्दीन खिलजी के रूप में, पर आपको 3-4 पॉइंट्स इसके बारे में पता होने चाहिए। इनफैक्ट इसके समय पे भी इसने मंगोल्स जो है, ये मंगोल्स के सामने भी लड़ाई की थी एंड लेटर ऑन ये राजपूत रणथंभौर के ऊपर भी लड़ाई करता है सर, ठीक है। बट यू सी दैट इट वाज द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जिससे ये खिलजी रिवॉल्यूशन को और आगे एक बेसिस बनता है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये 2-3 पॉइंट आपको जलालुद्दीन के बारे में पता होने चाहिए मोटे-मोटे तौर के ऊपर, खिलजी रिवॉल्यूशन का फाउंडेशन पार्ट है ना, समझे आप लोग, ठीक है। सो यू गॉट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द खिलजी रिवॉल्यूशन की क्या है, किस तरह से चीजें चल रही है और खिलजी रिवॉल्यूशन में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है सर, ठीक है। अब इनफैक्ट जलालुद्दीन खिलजी का इंपॉर्टेंस क्या है सर, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी का 2 पॉइंट्स के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंस देखेंगे सर, ठीक है। जलालुद्दीन ने पहली बात ये प्रूव की है कि मिलिट्री फोर्स बेसिकली सबसे सोर्स ऑफ पावर होना चाहिए, ना कि उलेमास और थियोक्रेसी, क्योंकि जलालुद्दीन ने ही पावर कैप्चर करवाया था सर, और उसने बेसिकली जो रिलीजियस प्रीचर्स थे उनको भी नहीं बख्शा सर, गेटिंग पॉइंट है ना। तो उसने ये प्रूव किया कि इफ यू हैव रफ सोल्जर लाइक एटीट्यूड, अगर आपके पास बेसिकली, अगर आपके पास थोड़ी रफनेस है तो आप कुछ भी कर सकते हो सर, ठीक है ना। तो इवेंचुअली उसने सेना के थ्रू ये प्रूव करवाया और मंगोलों के सामने फाइट भी किया, वही मंगोल्स जो दिल्ली तक इनफेक्ट आ रहे हैं। और इस समय के मंगोल्स जो थे 1290 के बाद आने वाले, ये सब के सब एम्पायर बिल्डिंग के कंसेप्ट में आए थे ना। तो मैं अभी बढ़ा रहा हूँ कि आपको मंगोलों के ऊपर से सर, ठीक है। मंगोल पॉलिसी को लेकर ऑलरेडी यूपीएससी ने मेंस में भी प्रश्न पूछा है और उसमें जनरलाइज क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली के सुल्तान के द्वारा मंगोलों के साथ कैसी पॉलिसीज, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को बचाने के लिए क्या कार्य हुआ था। तो पूरी ओवरऑल ट्रेंड देख लेंगे, मैं आपको मंगोलों के हर एक इन्वेजन को पढ़ा दूंगा, राइट फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक अप टिल तैमूर, है ना, क्योंकि तैमूर के बाद तो फिर मंगोल खुद राजा बन गया सर, ठीक है ना। तो खिजर खान जैसे लोग थे तो तैमूर के ही सेनापति थे सर, तो फिर वहां से सैयद वंश की शुरुआत होगी। तो मंगोल्स का फाइनल जो एस्टैब्लिशमेंट है आफ्टर तैमूर हो जाता है सर, गेटिंग पॉइंट है ना। खैर लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना। तो इन्होंने ये बताया, दूसरा इन्होंने बताया कि फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो खिलजीज ने ताकत बताने की कोशिश की कि हाउ यू कैन अप्लाई द फोर्स, है ना, समझे कि नहीं समझे। और ये जो फोर्स है इसके बेसिस के ऊपर से जब अलाउद्दीन पावर के ऊपर आया तो अलाउद्दीन ने कहा कि भाई हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो सर, ठीक है। मुझे कोई डिवाइन ओरिजिन नहीं चाहिए, मुझे कोई हाई ओरिजिन नहीं चाहिए, मुझे कोई नोबिलिटी का सपोर्ट नहीं चाहिए सर, ठीक है। मैं ऐसी कंडीशंस क्रिएट करूंगा जहां आप सब लोग मेरे सामने नतमस्तक हो जाओगे सर, ठीक है। तो यू विल फाइट कि जलालुद्दीन से अलाउद्दीन तक आते आते हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं और इसी को ही खिलजी रिवॉल्यूशन के साथ लिंकअप भी कर सकते हो सर, ठीक है। अब सवाल ये है कि जलालुद्दीन की तो कहानी खत्म हो गई, ये अलाउद्दीन पावर के ऊपर कैसे आया, है ना, उसके पीछे के क्या कारण थे एंड हाउ दे वर एस्टैब्लिश्ड, ओके। तो एक्चुअली अलाउद्दीन वाज द सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, तो उसका दामाद भी था, उसका नेफ्यू भी हुआ करता था सर, ठीक है। एंड ही वाज इनिशियली मेड द अरीज ममलिक, है ना, अरीज ममलिक है, उसके भी पहले आप देखोगे तो काइंड ऑफ सेरेमोनियल मिनिस्टर हुआ करता था इन द जलालुद्दीन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले इसकी पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, पर मलिक साजू ने जब विद्रोह किया ना, मैंने आपको बताया मलिक साजू वाज द नेफ्यू ऑफ बलबन सर, ठीक है। तो उसने जब विद्रोह किया ना तो यू विल फाइंड कि अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया था जस्ट टू चेक हिज स्किल्स एंड एक्यूमेंट कि कैसा बंदा है सर, ठीक है ना। अलाउद्दीन उस टाइम पे अपनी लीडरशिप को प्रूव करता है कि देखिए राजा, आपने अपने दामाद को तो चूज किया है और साथों साथ आपने जो बंदे को भेजा है टू सप्रेस द रिबेलियन, सो वो 100% परफॉर्म करेगा सर, ठीक है। तो उसके बाद उसको कारा का गवर्नर बना दिया गया, मतलब बिहार के अंदर सर, है ना, आरा वाला जो रीजन है उसी को कारा कहते थे ना पहले सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि आरा कारा बोथ आर सेम ओनली सर, ठीक है। चलिए, तो कहानी ये है कि ये आरा का गवर्नर बनता है और फिर यहाँ से इसकी शासन की शुरुआत होगी सर, ठीक है। तो इसका भी ओरिजिनल नाम कुछ अलग था, अली गुरशाह के रूप में कहा गया है और इसकी शादी खिलजी रिवॉल्यूशन से पहले ही हो जाती है सर, ठीक है ना। तो ही गॉट अच्छा सर, कारा इज प्रयागराज एज पर मोस्ट बुक्स है ना। अच्छा, ज्यादातर किताबों में प्रयागराज वाला रीजन, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कारा माइट बी द रीजन ऑफ आरा रीजन ओनली सर, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार फिर से, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। चलो, तो अली गुरशाह नाम था इसका, यू विल फाइंड कि या एक पूरी प्रयागराज से लेके एक पूरा रीजन को ही कारा कहते हो कि माइट बी अ पॉसिबिलिटी एज वेल सर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, आरा ही कारा, पता नहीं इसमें अलग अलग होगा सर, ठीक है, प्लस माइनस ये पूरी वो बेल्ट होगी सर, प्रयागराज से लेके आज के बिहार वाला आरा रीजन तक उसी को कारा कहा जाता होगा ना। तो माइट बी टू स्टेट्स और टू रीजन्स क्लब टुगेदर कॉल्ड एज कारा, अलग अलग पोजीशंस में है ना, क्या कहते हैं, डिनोमिनेशंस हो सकते हैं। खैर अब देखिए इसकी कहानी क्या है, थोड़ा वापस आ जाते हैं सर, ठीक है। अब इसका भी नाम कुछ अलग था, टाइटल्स इसने अलाउद्दीन दे दिया, भतीजा भी था और साथों साथ जमाई भी होता है और ये जमाई पहले से था, मतलब आप देखोगे तो खिलजी रिवॉल्यूशन के पहले इसकी शादी हो गई थी, समझे आप लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि क्रांति हो गई फिर जलालुद्दीन अपने दामाद को ढूंढ रहा था, बोले कोई है तो देन ही गॉट अलाउद्दीन, नहीं, ये पहले से उसका दामाद था। और राइट फ्रॉम द अर्ली पीरियड ऑफ व्हेन इवन व्हेन द रिवॉल्यूशन टुक प्लेस ना सर, अलाउद्दीन वाज इन द बैकग्राउंड, अलाउद्दीन पहले से बैकग्राउंड में था सर, ठीक है ना। तो जब जलालुद्दीन पावर के ऊपर आया, क्योंकि वो 70 साल का हो चुका है सर, ठीक है, तो तब तक तो ऑब्वियस उसके दामाद मिल गए होंगे, उसको पोता पोती मिल गए होंगे, जो भी नेक्स्ट जनरेशन जेन नेक्स्ट की जो कहानी वो मिल जाती है सर, ठीक है। सो ही टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द खिलजी रिवॉल्यूशन इन द बैकग्राउंड सर, है ना। तो जब जलालुद्दीन को दिल्ली में जाना था ना, उसको पता है कि मैं दिल्ली तब जब तक जाऊंगा नहीं तब तक मेरी लेजिटिमेसी क्लेम नहीं होगी। देखिए कैपिटल में जाने की बहुत आवश्यकता होती है सर, ठीक है। आप जब विद्रोह करते हो या आप काइंड ऑफ है ना पावर को जब कैप्चर कर रहे हो तो यू नीड टू लेजिटिमाइज योर थ्रोन फ्रॉम द कैपिटल सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। इसके लिए आपको पता चलेगा कि 15 अगस्त के पहले सर, गेटिंग अपॉइंट, यू सी द लेजिटिमेसी को क्लेम करने के लिए काबुल तक ये लोग पहुंचे और फिर फाइनली काबुल में घुसे, प्रेसिडेंशियल पैलेस में जाके फोटो खिंचाया, तब जाके फाइनल लेजिटिमेसी इनकी प्रूव हो गई कि भाई हम लोग है ना कि ऑफिशियल रूलर्स बन गए हैं सर, समझे। और फिर जो पुराने सुल्तान थे वो चले जाते हैं सर, ठीक है, हेलीकॉप्टर में बैठ के। चलिए, तो कहानी क्या है सर, है ना। सो यू विल सी दैट इनिशियली ही वाज मेड अमीर तुजुक, अमीर तुजुक का मतलब है मास्टर ऑफ सेरेमनीज, है ना। तो जो भी पॉम्पस शो होता था इनके यहाँ पे सर, है ना, उसके लिए उसको काम दिया गया। फिर लेटर ऑन इसको कारा का गवर्नर बना दिया गया सर, ठीक है। कारा के गवर्नर बनाने के बाद अलाउद्दीन का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाता है सर, ठीक है।
ये अलाउद्दीन का इन्फ्लुएंस इसके लिए बनता है क्योंकि इस पीरियड के समय पे अलाउद्दीन खिलजी ने अलग अलग प्रकार के एक्सपीडिशंस किए। ये एक्सपीडिशन में वो भिलसा गया, भिलसा मतलब आज का बेसिकली विदिशा वाला रीजन, मध्य प्रदेश के अंदर सांची विदिशा वाला रीजन के अंदर। वहाँ पे उसने अटैक किया, वहाँ से लूटपाट करके आया क्योंकि अल्टीमेटली कार्य यही था सर, ठीक है। और जिस तरह से उसने मिलिट्री स्किल्स अपनी दर्शाई, उसके कारण उसको अली से ममलिक बना दिया गया, मतलब वॉर मिनिस्टर बना दिया गया सर, ठीक है। तो दीवान अर्ज मैंने आपको बताया था सर, है ना, किलिंग अपॉन। तो इस तरह से आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा। उसको फिर और इक्ता दिया गया कि भाई चलो तुम अब आरा के साथ अब तुम अवध भी ले लो सर, ठीक है। तो ही वाज गिवन द इक्ता ऑफ अवध एज वेल सर, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जब वो ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, आज के अवध से लेके बिहार वाले रीजन में कंसोलिडेट कर रहा है, तब इसके नोबल्स ने, अलाउद्दीन खिलजी के नोबल्स ने उसको बताया, बीइंग द गवर्नर, कि सर आप साउथ में जाइए सर, है ना, आप यहाँ कहाँ बिहार में बैठे हुए हैं, पैसा चाहिए तो आपको दक्षिण भारत में दिखेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, गेटिंग अपॉन। एंड दिस इज हाउ यू सी 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की ये इन्फॉर्मेशन देता है। जलालुद्दीन खिलजी वाज सुल्तान एट दैट टाइम कि राजा मैं साउथ जा रहा हूँ, आपकी परमिशन चाहिए। राजा कहता है कि जाओ, है ना, फतेह करके आओ सर, गेटिंग अपॉन। तो इस तरह से यू सी जलालुद्दीन खिलजी की परमिशन लेता है भाई साहब पहले अटैक करने के लिए, और उसके बाद ये देवगिर के ऊपर अटैक करेगा सर, ठीक है। वही देवगिर जिसके ऊपर रूल कर रही थी यादव डायनेस्टी सर, वही यादव डायनेस्टी, इसको सेना डायनेस्टी के रूप में भी पहचानते हैं, या सेना डायनेस्टी के रूप में भी पहचानते हैं। और इनके राजा थे रामचंद्र। अब ये डायनेस्टी कब थी, कहाँ से पावर के ऊपर आई है, तो मैंने आपको अर्ली मिडिवल इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस पढ़ा दी है सर। उसमें भास्कराचार्य की बात की थी मैंने आपको, है ना, आनंदपाल चंगपाल की बात, आनंद देव चंगदेव की बात की थी, जो उनके भतीजे हुआ करते थे, नेफ्यू हुआ करते थे, ग्रैंडसन हुआ करते थे। दे वर ऑल स्कॉलर्स इनटू the astronomical sciences as well, mathematics as well sir, ठीक है। So the Yadav dynasty was a torch bearer into scientific development and economic development as well sir, ठीक। और ये लोग देवगिर में रूल कर रहे थे, देवगिर इज इन महाराष्ट्र, इसी को ही फिर लेटर दौलताबाद कहा गया सर, समझा आप लोग, ठीक है। तो ये देवगिर के ऊपर अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी, जिस तरह से इनफैक्ट अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, जिस तरह से उसने स्विफ्टनेस दर्शाई, सो द खिलजी वाज एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ देवगिर। और देवगिर के ऊपर इन्होंने प्लंडरिंग किया। प्लंडरिंग का मतलब है कि लूटपाट करवा दी, और जिस तरह से लूटपाट करवाई सर, ठीक है, तो बहुत बड़ी मात्रा में खजाना जीता। तो बरानी लिखता है कि इतना खजाना दिल्ली की गद्दी में कोई भी राजा नहीं जीता था जितना ये देवगिर से जीत के आया था, ठीक है ना। तो मतलब इसके पहले बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, इधर किया उधर किया सर, ठीक है। उतना सारा पैसा आपको यहाँ से देवगिर से इनको मिला था। तो यू कैन इमेजिन कि द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज प्लंडर्ड आउट ऑफ देवगिर शोस व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द यादव सर ना। तो जो यादव वंश था उस टाइम के अंदर, उसकी आर्थिक प्रॉस्पेरिटी कितनी होगी कि इतनी बड़ी मात्रा में ये पैसा लूट के आया है सर, ठीक है ना, समझे। तो ऑल दिस थिंग्स हाइलाइट्स कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी जगह के ऊपर अटैक किया सर, है ना। तो बिहार अवध को कंसोलिडेट करा, सेंट्रल इंडिया को, और फिर ये देवगिर, देवगिर की लड़ाई बिकेम वन ऑफ द बेसिस हाउ अलाउद्दीन खिलजी केम टू पावर सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। यादव के पास सेना तो हुआ करती थी, पर यादव के पास फाइटिंग स्पिरिट कम हो गई थी। एक्चुअली उस टाइम पे अफवाह का बाजार बहुत ही फैल गया था, एंड रामचंद्र एक्चुअली ट्राई टू स्टॉप एंड हॉल्ट अलाउद्दीन खिलजी, बट लेटर ऑन फिर र्यूमर मॉन्गरिंग जिस तरह से हुआ, है ना, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हुआ, और फिर ये लोग काइंड ऑफ पकड़ने की कोशिश करिए कि द खिलजीज डिड नॉट फॉलो एनी एथिकल वॉरफेयर, हमने पढ़ा था ना पिछले क्लास में सर, ठीक है। एंड इनके पास मोबिलिटी और स्विफ्टनेस बहुत हुआ करती थी सर, है ना, एंड दे वर हैविंग एन इंटेंशन कि भाई हमको क्या करना है सर, ठीक है। तो हमारे लोग डिफेंस में फिर लंबे समय तक टिक नहीं पा रहे थे, यहाँ के जो ट्रेडिशनल किंग्स थे, ठीक है। तो रामचंद्र फिर भाग जाएंगे सर, है ना, ही एक्चुअली रन अवे। मैं आऊंगा जब अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर कल डिस्कस करेंगे उसके पॉलिटिकल कंक्लूजन। अब सवाल ये है कि देवगिर को उसने लूट फाट लिया, मतलब पूरा प्लंडरिंग किया। प्लंडरिंग करने के बाद, because he had taken the sanction of the king Jalaluddin Khilji and he was invading on behalf of Jalaluddin Khilji because he was Ariz Mamlik, Ariz Mamlik का मतलब मिनिस्टर ऑफ वॉर। तो कार्य ये था कि ये डिफेंस वॉर मिनिस्टर के रूप में लड़ाई करने जाएगा, तो ही शुड हैव गॉन टू दिल्ली कि राजा मैं युद्ध जीत के आया हूँ, एंड वी हैव गॉट सो मच ऑफ मनी, एंड ये आपको ये नजराना पेश करता हूँ सर, ठीक है ना। इसने उल्टा कर दिया, बिकॉज ही हैड दिस एम्बिशन, है ना। तो उसने जलालुद्दीन को कहा कि ये काम करो राजा, पैसा बहुत है और खजाना दिल्ली तक लाते टाइम लग जाएगा, तो बीच में आ जाओ। बोले कहाँ, बोले कारा में आ जाओ, है ना, स्वागत करेंगे आपका सर, है ना, समझे नहीं समझे। सो यू नीड टू सी दिस फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि ही हैड सम आई वुड से क्रूअल इंटेंशंस वेयर ही केम बैक टू कारा, ही शुड हैव सपोज्ड टू गो टू दिल्ली, मतलब वो जाना चाहिए सर, है ना। एंड प्रैक्टिकली क्योंकि ही वाज द गवर्नर, है ना, तो गवर्नर शुड गो टू द किंग्स कोर्ट रेदर देन किंग कमिंग टू द कोर्ट ऑफ गवर्नर, है ना। तो कहानी उल्टी हो जाती है। ये भाई साहब जलालुद्दीन को बुलाते हैं, बोले आइए सर, है ना, यहाँ पे कारा के पास सर, ठीक है। तो बेसिकली कारा और अवध के बीच में आपको एक मणिपुर करके जगह दिखेगी सर, ठीक है। तो ये कहता है कि सर एक काम करते हैं, थोड़े कारा के बाहर मिलते हैं मणिपुर में सर, ठीक है। और गंगा नदी बहती है सर, यूं गंगा नदी बह रही है सर, ठीक है ना। तो एक साइड के ऊपर जलालुद्दीन खिलजी का काफिला आया, बड़ी बड़ी सेना बना लेके, है ना, तंबू बंबू लेके सर, ठीक है। बीच में गंगा नदी है, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना तंबू लगाया हुआ है सर। ये लोग पहले टेंट लगा के रहते थे ना सर, समझे आप, ठीक है। एंड दिस इज हाउ जलालुद्दीन वाज परसुएडेड बाय अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने एक्चुअली अपने और भी नोबल्स को भेजा था उस साइड पे, बोले सुल्तान को इस साइड लेके आओ। देखो सुल्तान के काफी सारे मंत्री थे उस टाइम पे, जिन्होंने सुल्तान को मना किया, है ना, उसकी कमांडो फोर्स हुआ करती थी, बोले राजा मत जाओ ना सर, ठीक है ना, उसको यहाँ बुला दो, वो आना चाहता है ना, पैसा ही बांट रहा है ना आपको। अब जलालुद्दीन ने कहा कि ठीक है ना, आपके लिए सब व्यवस्था की हुई है, आप आओ तो सही यहाँ पे सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे, है ना। तो बोट थी, वो लिमिटेड बोट्स हुआ करती थी, तो 3-4 बोट थी, नाव थी, है ना। तो उसमें जलालुद्दीन अपने 4-5 बॉडीगार्ड्स के साथ बैठ के इनफैक्ट, है ना, निकल गया यहाँ से, और फिर यहाँ पहुंच गए सब लोग सर, ठीक है। अब अलाउद्दीन यही चाहता था कि सेना जो है वो सेना बड़ी मात्रा में क्रॉस ओवर ना करे, क्योंकि उसको बगावत करने का पूरा प्लान तैयार था सर, समझे। और हुआ भी यही सर, ठीक है। सब देवगिर के ऊपर अटैक करके वापस आया, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिल्ली ही इनवाइटेड जलालुद्दीन खिलजी टू कारा, और मणिपुर वाले रीजन में उसको बुला के वहाँ पे आइसोलेट किया गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको गले लगाया, फिर आपको भी पता है क्या होता है सर, ठीक है ना, समझे। तो गले लग जा, और गले लगने के बाद फिर चाकू निकला, खंजर निकला, तलवार निकली, गेटिंग अ पॉइंट। तो किसी ने यहाँ से मारा, किसी ने यहाँ से मारा सर, ठीक है। और एक ने गला काट दिया, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक बॉडीगार्ड था, उसने गला काट दिया। गला काटने के बाद भाला होता है ना, भाला मतलब जो स्पीयर कहते हैं उसको सर, उसको उसके ऊपर उसका जो चेहरा था, उसका जो हेड था, उसको लटका दिया, और उसको लटका के 3 राज्यों में घुमाया, मणिपुर, अवध और कारा में, और बताया कि देखो तुम्हारे सुल्तान का हालत क्या हुआ सर, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के सैनिकों को पता चला कि भाई यहाँ ये हो गया है सर, ठीक है। अलाउद्दीन ने कहा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम विद्रोह करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा सर, अगर तुम मेरे साथ में आ जाओगे तो ये जो पैसा लेके आया हो ना, जो मैं सुल्तान को देने वाला था, तुमको दे दूंगा सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग अ पॉइंट। अब जलालुद्दीन खिलजी के सोल्जर्स को पता चल गया है कि सुल्तान तो बचा नहीं है, किसके लिए बगावत करें, हम किसके लिए फाइट करें सर, है ना। द पर्सन हु वी वर सपोज्ड टू फाइट फॉर, वो तो मर गया ऑलरेडी, उसको तो मार दिया गया, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिवॉल्टिंग, है ना। तो उगते सूरज के सामने आप खड़े रहोगे, कहोगे बोले ओ सूरज मैं खड़ा रहूंगा, नहीं करते हैं, जल जाते हैं ना सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है पता है,
काफी सारे मैंने कैंडिडेट्स को देखा, वो इतना रिजिड बन जाता है, इतना रिजिड बन जाता है, बोले ये तो मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना। अरे भाई चढ़ता सूरज है, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक की चढ़ता सूरज वाला कंसेप्ट है ना, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। बोले सीसेट नहीं पढ़ूंगा, सीसेट चढ़ता सूरज है सर, पढ़ना पड़ेगा अलग से, उसकी 1-2 महीने की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी सर, ठीक है। देयर इज नो अल्टरनेटिव इफ यू वांट टू पास दिस एग्जामिनेशन सर, है ना। लोग कहते हैं कि 5 दिन सीसेट प्रैक्टिस कर दो, नहीं होता है ना सर, ठीक है। नहीं, अब 1-2 महीना प्रैक्टिस करोगे उसमें कमांड आ जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। बट आप ये सोचोगे कि नो सर आई एम फ्रॉम द टेक्निकल साइड एंड आई कैन कंट्रोल इट, नहीं होता है सर। अच्छे का नहीं हुआ है, अरे इंजीनियरिंग वालों का भी सीसेट नहीं हुआ इस बार। तो जो कह रहे थे कि सर अपना तो पकड़ है, ये वो कर देंगे, वो कर नहीं हो रहा है सर, ठीक है। इतने लेंदी पैराग्राफ सर, ये बड़े पैराग्राफ, इतना 10 लाइन का पैराग्राफ होगा, एक क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन एक ही आता है कॉम्प्रिहेंशन में, और उसके ऑप्शन देखोगे सबके सब सेम लगे, बोले पनीर पसंद है, पनीर मक्खन वाला है, पनीर लबाबदार है, पनीर टिक्का मसाला, सब लाल ग्रेवी वाला ऑप्शन दिया। बोले इसमें कोई ग्रीन ग्रेवी का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है सर, ठीक है। तो बोले आंसर को भी टिक कर पाए सर, है ना। अब ये क्यों हो रहा है पता है, आप कॉम्प्रिहेंशन को भी टिक नहीं कर पा रहे हो, इसके पीछे के 2 कारण है। आपने अपना रीडिंग कम कर दिया और आपने अपना जो फास्ट रीडिंग की जो टेक्निक है वो क्योंकि आप नोट्स पढ़ते रहते हो ना, हैशटैग इसके नोट्स, उसके नोट्स, फलाने के नोट्स, इनके के नोट्स हैं, तो आप बुक्स पढ़ना बंद कर दिया है, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया है, पैराग्राफ रीडिंग बंद कर दिया है। एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन बनता किसमें, न्यूज़पेपर के आर्टिकल से बनता है, किताबों के अंदर से आर्टिकल लिए जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन, आप देखोगे द पैराग्राफ्स आर टेकन फ्रॉम द बुक्स एंड द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, समझे। तो आपको आना चाहिए ना सर, ठीक है, यू शुड नो दैट ना। आप वो कर ही नहीं रहे हो, यू आर नॉट डूइंग दैट, ओके। आप वही वन लाइनर वाले पैराग्राफ या कहीं से नोट्स वोट्स लेके सर, है ना, बुक्स नहीं पढ़ते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करते हो सर, है ना। सो अब कुछ टॉपर कहेंगे कि हमने तो नहीं पढ़ा था, पर वो टॉपर के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई होता है ना। हो सकता है कुछ टॉपर स्मार्ट थे, कुछ टॉपर्स के पास इनहेरेंट आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था, आईक्यू वीक्यू सो कॉल्ड जो भी क्यू है सर, ठीक है ना, एबीसीडी जेडक्यू जो भी है सर, ठीक है, पर वो तो उसके लिए स्पेसिफिक है। आपको अपनी खुद की लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए ना सर, यू शुड नो योर ओन लिमिटेशंस एज वेल सर। मुझे पता है कि भाई मेरी कमी क्या है, तो मैं उसको पहले इंप्रूव करूंगा, या कोई टॉपर की बातों के ऊपर चला जाऊंगा सर, दैट अप्लाइज टू दैट टॉपर, है ना। वो उसका शायद मैथ्स अच्छा होगा, पर सबका तो नहीं अच्छा है ना सर। आपको पता है ना कि भाई 2 तिया क्या होता है, आपको नहीं याद रहता है, तो आप प्रैक्टिस करोगे सर, समझे, ठीक है। तो यही कहानी आपको मिलेगी, चढ़ता सूरज है, उसको कभी इग्नोर नहीं करते सर। चढ़ते सूरज को, और चढ़ते सूरज के सामने आप वो है ना कि खाली खोटा काइंड ऑफ अपना प्रभाव डालने की कोशिश करोगे, जल जाओगे सर। अलाउद्दीन वैसे ही चढ़ता सूरज के जैसा था, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। अरे स्पोर्ट्स को छोड़ के भी ज्यादातर क्वेश्चन टिक करके भी लोगों ने पीटी निकाला। मेरे 1-2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ से जिन्होंने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो भी पीटी निकला यार। वो 4 क्वेश्चन के लिए क्यों इतना लोड ले रहे हो, बाकी सारे कोर टॉपिक्स तो अच्छे से करो। अरे छोड़ दो ना ओलंपिक्स ये वो फलाटी, मतलब पता नहीं है, मतलब स्पोर्ट्स के ऊपर लोग चलेंगे, स्पोर्ट्स के ऊपर दोस्त। अरे पॉलिटी के सब क्वेश्चन सही हुए, हिस्ट्री के सब क्वेश्चन सही हुए, इकोनॉमी के सब क्वेश्चन सही हुए सर, एनवायरमेंट के सब क्वेश्चन सही हुए आपके, साइंस एंड टेक के जो कोर टॉपिक्स है ना, डेटरी वॉर क्या है सही हुआ, व्हाट इज डेटरी वॉर, उसके एग्जांपल्स क्या है सर, ठीक। तो यार क्या बेकार की बात है यार, जो 5 क्वेश्चन के लिए आप बाकी के 80-90 क्वेश्चंस को क्यों आप इग्नोर कर रहे हो सर। आपके साथ दिक्कत क्या है पता है, आप वो 3-4 क्वेश्चन के लिए 5000 पेज पढ़ोगे, अगर जो 500-700 पेज में से 80 क्वेश्चन निकल रहे हैं उसको आप इग्नोर कर दोगे, एंड यू विल नॉट फोकस ऑन द कोर्स एंड देन यू विल डूम, फिर आप फेल ही होगे सर। रियलिटी है, मैं आपको बताता हूँ, समझे। 2 दिन से काफी कैंडिडेट्स हैं, आधे लोगों ने तो मैसेज भी करना बंद कर दिया, फेल हो गए किस मुंह से हम सर को बोलेंगे सर, जो कांटेक्ट में है मेरे, तो मैं जानबूझ के उनको पोक कर रहा हूँ। मतलब रिजल्ट क्या आया, बोले सर नेगेटिव रहा, तो मैंने बोल नहीं सकते, बोले सर डर लग रहा था, मैंने बोला रो लिया, हो गया 2 दिन, अब डर के अंदर रहना है या फिर बाहर निकलना है सर, बोले नहीं बाहर निकलना, बोले तो पढ़ो फिर, ठीक है ना, देन पढ़ो फिर, और क्या है सर ऑप्शन, रियलिटी को स्वीकारो सर। ये जलालुद्दीन खिलजी के नोबल्स को पता है कि रियलिटी यही थी बाबू, कि इनफैक्ट है ना, अलाउद्दीन खिलजी अब सुल्तान बनने वाला है। So what is the point of revolting against a person who has already killed our sultan, who is ready to offer some share in the power and he is ready to give us the money as well? What is the point? क्यों इतना उसूलवादी क्यों बनने का? अल्टीमेटली तो पावर चाहिए ना, राजा का सपोर्ट चाहिए, राजा को लॉयल्टी दिखाएंगे तो राजा हमको, समझे आप लोग, ठीक है। सो यू सी दैट ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है सर। ये कंडीशन के बेसिस के ऊपर से अलाउद्दीन खिलजी ने जो जलालुद्दीन के पुराने कुछ नोबल्स थे जिन्होंने बगावत का वो सूर आलापना शुरू किया था, उनको चुप करवाया, जो नहीं माने उनको दूसरी तरह से चुप करवाया सर, समझे नहीं। सो दोस किंग्स हु एक्चुअली, और दोस नोबल्स हु वर रेडी टू सपोर्ट अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन ने कहा कि तू मेरा भाई है, मैंने बताया ना तू मेरा भाई का कांसेप्ट आपको पता ही होगा सर, ठीक है। बोले क्या चाहिए तुमको, व्हाट डू यू वांट, पैसा चाहिए ना, मैं देता हूँ ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो उसने दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के हाँ कारा के अंदर बेसिकली जो ऑफिशियल्स थे उनको भर भर के पैसा दिया जलाली नोबल्स को, और वो जलाली नोबल्स जो उसके सामने बगावत करने के लिए तुले थे उनको वहां पे मार दिया। तो जो सेना क्रॉस करके आई थी उनमें से बगावत हो गई थी थोड़े बहुत सैनिकों की, तो उनको वहां लपका दिया, बोले इसका गला, इसका भी गला काटा, बोले बाजू में रखो, सुल्तान के बाजू में, पता चलना चाहिए। और ये गला घुमाता था सर जानबूझ के, उसने 3 प्रोविंसेस में गला घुमाया सर, कारा, अवध और मणिपुर, ये 3 ऐसे लीनियरिटी में आपको प्रांत दिखेंगे, वहां पे वो गला घुमा रहा है, रोड शो कर रहा है सर। बोले देखो मैंने क्या किया, ये गला काट के घुमाने वाला कंसेप्ट फिर औरंगजेब करेगा सर, दारा सिखों के लिए सर ना, दिल्ली के सड़कों पे घुमाएगा, क्योंकि दिल्ली की आवाम औरंगजेब को, दारा सिखों को बहुत चाहती थी। बोले थोड़ा दिखाओ कि आप अपने जो प्रियतम राजकुमार को बहुत चाहते थे उसकी हालत हमने क्या किया है सर। और फिर शाहजहां जो जेल के अंदर बैठा था उसको एक बक्से में गिफ्ट भेजा गया, और वो बक्से में गिफ्ट भेजा गया, तो शाहजहां खुश हो गया कि मेरा बेटा औरंगजेब ने मेरे को गिफ्ट दिया है, और गिफ्ट खोला, अंदर से ही वो दारा सिखों का गला काटा हुआ देख रहा है, बेचारा अटैक आ गया होगा उसको सर। क्या कंडीशन है, गजब है सर, है ना, रूथलेसनेस की, मतलब आपको सब हदें पार दिख जाएगी सर। एक होता है मार देना और फिर दफना देना सर, नॉर्मल केस में क्या होता है किसी को मार दिया आपने, दफना दिया, पुराने टाइम पे ये हो रहा था, या जला दिया, व्हाटएवर में केस है। यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि ये फियर क्रिएट करवा रहा है, फियर साइकोसिस कहते हैं इसको सर, है ना, डर है तो इज्जत है, डर खत्म तो इज्जत खत्म, कंसेप्ट ये बहुत चलता है सर। बोले तुम मेरे साथ आओ, तुमको पैसा सोना जो भी चाहिए दे दूंगा सर, हजारों टंके इसमें बंटवाए सर। गोल्ड कॉइन्स आया था यहाँ देवगिर से गोल्ड कॉइन्स आए थे सर, तो जब देवगिर को अटैक किया 96 में, तो वो भी लिया, बोला लो जो भी चाहिए सर, ठीक है ना। उसके बाद दिल्ली में ये सब बात चली सर, है ना। तो जलालुद्दीन की वाइफ हुआ करती थी मलिका जहां, तो मलिका जहां को पता चल गया कि सुल्तान को मार दिया गया है, और सुल्तान को मार के अलाउद्दीन इज कमिंग टू पावर, है ना, समझे।
अब अलाउद्दीन को पता है कि दिल्ली में रेजिस्टेंस बहुत होगा मेरा, देयर विल बी सो मच ऑफ रेजिस्टेंस इन दिल्ली सर, है ना। तो अलाउद्दीन ने वेट किया, बोले सेना खड़ी करो। अलाउद्दीन के पास पहले लिमिटेड सोल्जर्स थे बिकॉज ही वाज जस्ट अ इक्तेदार ऑफ कारा एंड अवध प्रिसाइसली। अलाउद्दीन न्यू दैट ही हैड टू विन ओवर द नोबिलिटी एंड सोल्जर्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस। नोबिलिटी में तो डर का माहौल कैसे घुमाया, सुल्तान का चेहरा काट के सर, है ना, गला काट के, इतना पोर्शन, हेड का पोर्शन सब जगह घूम रहा है सर, है ना। तो सुल्तान यूं देख रहा है, बोले किधर लेके जा रहे हो आज, बोले आज तुम्हारा विजिट है, परेड है तुम्हारा कारा के अंदर मेन रास्ते के बीच में, नई सड़क से सर, ठीक है, ओके ठीक है, बोले आंखें बंद करो, हाँ बंद करके रखो सर, ठीक। यू विल सी दैट यार क्या गजब का माहौल सर, आवाम की हिम्मत होगी सर। आवाम अगर जलालुद्दीन से लॉयल भी है तो डू यू थिंक दैट दे विल बी हैविंग दिस ऑडेसिटी टू रिवोल्ट अगेंस्ट अलाउद्दीन सर। सैनिकों की भी हालत टाइट कर दी थी यार, गजब का है सर, ठीक है, मतलब मार के दफना देना बात अलग है, सुल्तान को गायब कर देना अलग है, ये तो मार के सर एक आध महीना तो परेडिंग करवा रहा है सर। उसने आजू बाजू में डर का माहौल बनाया, पहले तो डर का माहौल जिस तरह से बना तो ही वाज एबल टू कंसोलिडेट हिज पावर। उसको पता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, उसके पहले मैं जहां से विद्रोह कर रहा हूं वो सब रीजन्स को पहले स्ट्रांग करना है मुझे। उसके बाद पैसा दिया, सैकड़ों की मात्रा में पैसा बहाया सर, पावर के आने के लिए, लेजिटिमेसी के लिए, सपोर्ट की जरूरत थी ना सर, गजब का पैसा बहा। और सेना जो उसके पास हजारों की संख्या में थी वो लाखों में कन्वर्ट कर दी, समझे नहीं समझे। बोले चाहिए क्या, चाहिए डर दिखा दिया, बोले जो मेरे साथ आएगा उसको पैसा दूंगा सर। और जिस तरह से वो पैसा बहा रहा है उसको देख के जो जलाली सैनिक, जलालुद्दीन के लॉयल सैनिक थे, सल्तनत के ओरिजिनल सैनिक, वो सभी अब इसके फेवर में आ रहे हैं सर, गेटिंग पॉइंट। मलिका जहां ने उस समय के दौरान जलालुद्दीन का एक और संतान था इब्राहिम, उसको वहां पे शासक पे बिठा दिया था। इनफैक्ट मलिका जहां ने, जलालुद्दीन का बड़ा बेटा था, वो मुल्तान का गवर्नर था, उसको बुलवा दिया था, बोले तू आजा भाई, है ना, वो तुम्हारा सौतेला भाई है, एक्चुअली जलालुद्दीन की मल्टीपल वाइफ थी ना, फिर बोले तुम्हारा सौतेला दामाद है, वो आ जाएगा, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ही विल कैप्चर पावर। बट बाय द टाइम लोग आए उसके पहले ही हालत खराब कर दी इसने। और ये दिल्ली में पहुंचा तो मलिका जहां, शी वाज द रीजेंट ऑफ दिल्ली सो कॉल्ड, शी कुड नॉट रेजिस्ट। तो 1 लाख की सेना के साथ और गया और दिल्ली में जाके भी पैसे बहा रहा है, आवाम को पैसे बांट रहा है, हाथी में बैठ के, बोला ये बात समझे नहीं समझे। आवाम देख रही, बोले कौन सुल्तान आया है, बोला अलाउद्दीन आया है, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। So you will see that Malika Jahan, she was the wife of Jalaluddin Khilji. She put her son Ibrahim on throne. She called one of the son from Multan. But by the time they could capture power, अलाउद्दीन ने अपने हिसाब से गेम कर दी सर, साम दाम दंड भेद कहते हैं ना सर। और फिर देखिए जलाली नोबल्स की हालत क्या हुई। जलाली नोबल्स को पता चल गया कि बेटा अलाउद्दीन अब रियलिटी है, समय को स्वीकारो और उसके सामने नतमस्तक हो जाओ वरना भागो यहाँ से। अलाउद्दीन ने इनका पैसा छीन लिया, इनकी प्रॉपर्टी छीन ली, पकड़ पकड़ के जेल में डाला, आंखें फोड़ दी, समझे नहीं समझे। और जो खजाना इसने पब्लिक के अंदर बहाया था ना, वो सबका सब खजाना ये जलाली फैमिली से वापस रिकैप्चर कर दिया। उसने 100 रुपये खर्च किया ये सोल्जर्स को अपने फेवर में लेने में, उसने 200 रुपये वापस रिकैप्चर किया आफ्टर टॉपलिंग दी जलालुद्दीन फैमिली। स्मार्टनेस है ना सर, डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। हाँ 200 रुपया गेन करने के लिए 100 रुपये खर्च कर दिया और पावर भी फ्री में मिल गया साथ में, समझे नहीं समझे, है ना। तो अलाउद्दीन की कहानी ये है। अब जो बंदा पावर के ऊपर जिस तरह से आया है, ये एम्पायर बिल्डिंग करेगा कि नहीं करेगा। इसने ट्रेंड दिखा दिया था, इसने सबसे पहले सेंट्रल इंडिया में आक्रमण किया, उसने देवगिरी गया, आजू बाजू के गवर्नर्स को कंट्रोल में कर दिया था। तो पिक्चर वॉज वेरी मच क्लियर कि अलाउद्दीन वाज सपोज टू कम टू पावर सर। 6 महीने की एडवांस सैलरी दे रहा है, लैंड ग्रांट्स दे रहा है, और फाइनली उसको समझ में आ गया कि बेटा अपन ही भगवान के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का एरा की शुरुआत हो जाएगी सर। पिक्चर समझ में आया कि व्हाट हैपेंड विद अलाउद्दीन खिलजी एंड हाउ हिज पॉलिसीज वर काइंड ऑफ वेरी मच प्रैक्टिकल टू कैप्चर पावर सर। तो एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ एडजस्ट करना, ये भी आयरन हैंड पॉलिसी यूज करता है। पावर के ऊपर आने के बाद नोबिलिटी को रातों रात सप्रेस कर देता है। तो माइट बी पॉसिबिलिटी कि कोई इसका भी गला काट देता है, एक दिन सो रहा होता, गला काट के इसको भी लटका दिया भले के साथ, बोले घुमाओ इसको सर। वो तो दिस हैपेंस ना सर। सो जब जरूरत पड़ेगी तब रूथलेसनेस दिखाएंगे, जब नहीं पड़ेगी तो नहीं दिखाएंगे सर, समझे। गॉट माय पॉइंट सर। शासक के रूप में आपको ये कार्य देखना है कि भाई जहां जरूरत पड़ी वहां स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, सब जगह पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो फिर ये दिस माइट बूमरैंग अगेंस्ट यू। बूमरैंग का मतलब है कि आपके अगेंस्ट में चला जाएगा, आपको पता भी ना चले, समझे आप लोग, ठीक है। खैर जो भी चीज़ है, कहानी खत्म होती है एंड सिस्टम बदलती है। 1296 में ही कंसोलिडेटेड पावर। अब जिस तरह से पावर में आया था ना, उसको तब से ही सपने आ रहे थे कि अपन कुछ बड़ा करेंगे सब। 3-4 प्रकार के प्रॉब्लम थे इसको। पहला प्रॉब्लम था कि इसने खर्चा पानी बहुत किया था, तो इकोनॉमिक रिप्लेनिशमेंट का एक प्रश्न था कि आर्थिक रूप से मेरी जो राजकोष है, ट्रेजरी है, उसको वापस रिकवर करना है सर, ठीक है। अभी भी दिल्ली उतना एक्सपांड नहीं हुआ है। दूसरा सवाल इसके साथ ये भी था कि भारत के ऊपर मंगोलों का प्रभाव चालू था, क्योंकि जब जलालुद्दीन भी पावर के ऊपर था तभी भी मंगोल इन्वेजन हुआ था, एंड ही न्यू दैट कि मंगोल्स वंस अगेन विल इन्वेड ओवर दिल्ली। इनफैक्ट ये पावर के ऊपर आया पहले 3 साल में, 1297 से लेके 1299 तक आप पकड़ के चलोगे, 3 बार इन्वेजन मंगोलों ने कर दिया, 3 टाइम्स इन्वेजन मंगोल कर रहे हैं सर, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली उसको चैलेंजेस फेस ऑफ कर रहा है। विद इन दी कंट्री रिवोल्ट भी हो रहे हैं सर, द रिवोल्ट्स आर आल्सो टेकिंग प्लेस, है ना, रणथंबोर में, गुजरात में, इतने रीजन्स के अंदर भी इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। सो ही वाज आल्सो सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट। इस पीरियड में भाई साहब इनफैक्ट सपने देख रहे हैं। सपने क्या देख रहे हैं पता है? एक होता है कि मैं डीएम बनूंगा, मैं डीएम बनूंगा, मैं डीएम बनूंगा। अब दूसरे बार सवाल ये आता है कि अब डीएम बन गया, अब क्या, गेटिंग पॉइंट। तो इसको ऐसा था कि मैं सुल्तान बन गया तो मैं सुल्तान से चुप नहीं हूं सर, ठीक है। अब मेरी रॉयल एंट्री होनी चाहिए, एग्जैक्टली सर, है ना, समझिए। अब मेरी रॉयल एंट्री होनी चाहिए सर, है ना। फिर मेरा एंगेजमेंट का वीडियो वायरल होना चाहिए, शादी का वीडियो वायरल होना चाहिए सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो ये सब कहानी इसके यहाँ पे दिखेगी सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो ये सुल्तान बनने के बाद चुप नहीं रहा है, इसको और भी शेख चिल्ली के सपने थे, और ये कहता है कि मैं दिल्ली का सुल्तान बन गया हूँ पर मुझे सिकंदर शाह नहीं बनना, आई वांट टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड, एंड मैं दिल्ली का सुल्तान हूं तो मैं एक सोवरेन सुल्तान के रूप में हूं। आई डू नॉट वांट टू फॉलो एनी काइंड ऑफ प्रोफेसी, आई डू नॉट वांट टू फॉलो एनी काइंड ऑफ कैलिफेट, आई एम द प्रॉफिट, समझे नहीं समझे। तो ये भाई साहब पहले 3-4 साल में इनफैक्ट है ना, कुछ भी चीजों को ध्यान में ना रखते हुए जब ये पावर के ऊपर आया तो ये अपने आप को कह रहा है कि मैं सिकंदर शाह नहीं बनना चाहता,
मैं क्यों सिकंदर सानी बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनफैक्ट है ना दिल्ली के बाहर जाऊंगा, मैं दिल्ली से भी बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा, मतलब जो सिकंदर ने बनाया था, अलेक्जेंडर ने बनाया था सर, ठीक है, और पूरे भारत को, पूरे विश्व को कैप्चर करूंगा, सेंट्रल एशिया से लेकर वेस्ट एशिया, सब कुछ चीजें सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि ये भाई साहब को कुछ अलग ही सपने आ रहे थे जब इनिशियली। ये क्या होता है कि कभी कभी आप यंग एज के ऊपर आ जाते हो ना, पावर के ऊपर, तो आपको भी समझ में नहीं आता कि यार ये कैसे हो गया सर, ठीक है ना। तो फिर आपको भी लगता है कि भाई अपन सब कुछ कर सकते हैं सर, ड्रीम अपन बड़ा करना है सर। हम भी जब छोटे थे ना, आपकी एज में 20s में थे, हमको भी लग रहा था कोई बड़ा करेंगे सर, ठीक है। ये आप लोग आजकल जो रिस्क है तो इसके कर रहे हो ना सर, स्टॉक मार्केट, बॉट मार्केट, ये वो सर। तो मैं क्या गुजरात से ट्रेडिशनली बिलोंग करता हूँ, तो मेरे दोस्त लोग जो थे वो सब इसी के ही सब खिलाड़ी थे सर। तो बोले ये तो ऐसे इंजीनियरिंग में फेल हो रहा है, ठीक है ना। तो बोले थोड़ा पैसा कमाए, थोड़ा मार्केट मार्केट करिए आप सर, ठीक है ना। तो ये जो स्कैम 1991 आप जो देख रहे हो, उस समय के खिलाड़ी हम लोग आज से 15 साल पहले हो चुके हैं सर, ठीक है, 2006-7 के समय के दौरान सर, ठीक है ना। वो होती है, वो आपका हार्मोनल लेवल कुछ अलग ही लेवल के ऊपर, आपको लगता है कि है ना सिकंदर बनना है सर, ठीक है, दुनिया फतह कर देंगे। सपने भी वैसे थे उस टाइम पे। लग्जरी गाड़ी इंट्रोड्यूस हो रही थी सर, है ना, लग्जरी कार्स वर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। एलपीजी की इंपैक्ट हो रही है, यूपीए 1 का टाइम है, नरेगा जैसी स्कीम से ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ इनकम हो रही है, तो लोग सपने देख रहे हैं, बोले अपन भी करेंगे सर, है ना। समझे कि नहीं समझे, हमारे साथ भी ये हुआ था। तो एम्बिशन था, पर एम्बिशन के साथ साथ अलाउद्दीन के साथ एरोगेंस भी उतना ही था, उसका एक प्रिजम्पशन था कि दिल्ली के कोई राजा ने जैसा नहीं किया वैसा कार्य मैं करूंगा सर, ठीक है। बोले क्या कार्य करूंगा, बोले अपने रूल को जस्टिफाई करूंगा। बोले कैसे जस्टिफाई करूंगा, बोले मैं एक नए धर्म की स्थापना कर दूंगा सर, ठीक है। मतलब फैंटेसी लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स, समझे कि नहीं समझे, है ना। लाइट वाइट नहीं था सर, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला लेवल था सर, ठीक है, सपने इसके। और ये प्लान ये कर रहा था कि मैं कुछ नया करूंगा, आई डू समथिंग एल्स, एंड देन मैं एक नए डायमेंशन की तरफ लेके जाऊंगा सर, ठीक है ना। और मैं जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के 4 कंपेनियंस थे, वो 4 कंपेनियंस के रूप में जो खलीफा सिस्टम आई थी सर, है ना, अबू बकर, उस्मान, अली एंड उमर, मैंने आपको पढ़ाया था। या तो ये आपके हुआ करते थे क्या, दी मंगोल्स। मंगोल्स में आपको एक से एक बड़े बड़े ऑफिशियल्स दिखेंगे। बोले मैं भी कुछ वैसा ही करूंगा, है ना, मैं भी नया धर्म की स्थापना कर दूंगा सर। So instead of taking the recognition from the Khalifa, he's actually proclaiming himself as the next Khalifa, or he's actually proclaiming himself as the next prophet. मतलब अलग ही कहानी है सर, ये पावर के ऊपर है तब की बात है सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉइंट। सो ये कह रहा है कि भाई मैं एक नए ही डायमेंशन की तरफ जाने की कोशिश करूँ, मुझे तो नए धर्म की स्थापना करनी है सर, ठीक है। और मैं नए धर्म के रूप में मैं नई कहानी बताऊंगा सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉइंट। सो ये कहता है कि आई कैन विद द हेल्प ऑफ दिस 4 फ्रेंड्स एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन एंड क्रीड एंड द स्वॉर्ड ऑफ माय फ्रेंड्स ब्रिंग ऑल मेन टू अडॉप्ट। बोलिए पुराने जितने भी खलीफा थे या प्रॉफिट थे जिनको मदद मिली थी अपने दोस्तों के द्वारा, मुझे भी कोई ना कोई मदद करेगा सर। दिस पीपल विल हेल्प मी आउट, है ना, ये मेरे को साम्राज्य बनाने में मदद करेंगे। थ्रू दिस रिलीजन ऑफ माय नेम एंड दैट माय फ्रेंड्स विल रिमेन अमंग देम टू द लास्ट डे लाइक द नेम्स ऑफ प्रॉफिट एंड हिज फ्रेंड्स, है ना। तो आप देखिए कि इसके सपने कैसे बड़े-बड़े हुआ करते हैं। नॉर्मल केसेस में ऐसा हो रहा था कि राजा अपने आप को जिल्ले इलाही कह रहा है सर, ठीक है। बलबन ने क्या कहा था कि मैं खुदा का साया हूँ सर, ठीक है। ये खुद कह रहा है कि मैं खुद ही खुदा हूँ, आई एम नॉट खुदा का साया, मैं बियॉन्ड दैट सर, है ना, मैं उससे भी ऊपर हो गया हूँ, मैं अलग ही कहानी कंसीडर कर रहा हूँ अपने आप के साथ, ठीक है ना। ये पता नहीं जी कौन सा नशा करता है सर, है ना। तो ये कौन सा नशा करता है आपको क्या पता सर, ठीक है ना, क्या कर रहा था ये, पर ये अलग ही लेवल के ऊपर जा रहा है। सो इनिशियली पावर के ऊपर आने के बाद जिस तरह से उसने ट्रेचरी और ब्रूट फोर्स का उपयोग किया, क्योंकि मैंने आपको बताया व्हेन ही केम टू पावर उसने मार दिया है, और अपना ऑफ द फोर्स, बाय द फोर्स एंड फॉर द फोर्स, 3 कांसेप्ट था ना, कमांड, कॉन्कर एंड कॉन्क्वेस्ट। 3 सी आता है। पहला आएगा कॉन्कर, फिर कमांड आएगा सर, है ना, और उसके साथ साथ आप देखोगे अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना, हर जगह के ऊपर फोर्स का उपयोग किया। और उसके बाद फिर रिलीजन का आइडिया लेके आ रहा है, बोले मैं धर्म का प्रचार और धर्म नई स्थापना करूंगा, मैं धर्म करूंगा, इसके कारण मेरे को बहुत फायदा मिलेगा एंड पीपल विल एक्सेप्ट माय अथॉरिटी सर, है ना, गेटिंग अपॉइंट। अब जब उसने भाई साहब ने ये प्लान कर दिया, ये प्लान करते करते उसने ये भी कहा कि मैं नए धर्म की स्थापना करूंगा, सिकंदर के रूप में कार्य भी करूंगा सर, ठीक है। तो उसने 2 आइडियाज के साथ अपने आप को एस्टैब्लिश किया। फर्स्ट वाज फाउंडिंग अ न्यू रिलीजन, क्लियर इज। सेकंड वाज ही वांटेड टू कनकर द वर्ल्ड जस्ट लाइक अलेक्जेंडर। तो वही बचपन का प्यार वाली कहानी है। आप जो बचपन में होते हो ना, बोले बड़े होके क्या बनोगे सर, मेरे को जब जब किसी ने बोला बड़े होके क्या बनोगे, आई डिड नॉट हैव दिस क्लैरिटी इन माइंड। आपको तो बहुत लोगों को क्लैरिटी होगी कि सर आई वांट टू दिस, आई वांट टू बिकम दिस, आई डिड नॉट हैव दिस आउट ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि जिस बैकग्राउंड में हम पले बड़े हैं सर, है ना, वहाँ ये क्लैरिटी नहीं होती थी सर। समझ में आया कि नहीं। दूसरा, हम एजुकेशन में भी उतने वो नहीं थे, स्कूल एजुकेशन में जहाँ बचपन में हमने पढ़ा होता है ये सब चीज़, हमको क्लैरिटी आती कि नहीं मेरा इंटरेस्ट इसमें, मेरा इंटरेस्ट इसमें। तो आई स्टिल रिमेंबर, तो सम कैंडिडेट फ्यू इयर्स बैक कहीं मैं ओपन हाउस हम डिस्कशन कर रहे थे और आउट ऑफ सिलेबस डिस्कशन हो रही थी, उसमें लाइव क्लास में, लाइव मतलब 200-500 लोग हॉल में बैठे थे। एक बच्चे ने पूछा, बोले सर आपको क्या बनना था। मैंने कहा मुझे पता नहीं था मुझे क्या बनना था। बोले सर आपकी हॉबी क्या है। बोले मिडिल क्लास की कोई हॉबी नहीं होती बेटा, ठीक है, मिडिल क्लास की हॉबी नहीं होती है सर, ठीक है। मिडिल क्लास को तो 5 रुपए की 5 स्टार खाने मिल गया ना एक दिन, तो उसका सपना पूरा हो जाता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। हॉबी हॉबी किस बात की हॉबी सर, ठीक है, कहाँ की हॉबी समझे। तो बोले सर ऐसा क्यों। मैंने बोला आप वो जनरेशन से बिलोंग नहीं करते हो ना, हम वो ट्रांजिशन वाली जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं जब इनकम लेवल्स बढ़ रहे थे, अभी उतने भी नहीं बढ़े थे। इनकम लेवल्स वर इंक्रीजिंग बट दैट वाज नॉट एलपीजी, अभी हुआ ही था सर, है ना। फादर साहब गवर्नमेंट सर्विसेज में, पर गवर्नमेंट सर्विसेज की सैलरी कितनी हुआ करती थी अब देखोगे तो पता चलेगी सर, है ना। ये तो अर्ली 2000 के बाद, ये 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन के बाद थोड़ी सैलरी बढ़ी, थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुआ, है ना, समझे नहीं समझे। तो एक सिंगल पर्सन है वो भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है सर, है ना। तो अलग ही कहानी है सर, सरकारी क्वार्टर्स में रहना, है ना, ऊपर जर्जरित, ऊपर से एक आध दिन वकीली गिरती थी कभी, है ना, ऊपर से स्लैब गिर जाए, ऐसी कंडीशन हो जाती है सर, ठीक है। और वहाँ कहाँ हॉबी और वहाँ कहाँ तुम ये कार्य करोगे सर, ठीक। साइकिल चलाने मिल जाती थी खुद की, तभी भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती थी, बोले ठीक है। तो वो कंडीशन से जब आप बाहर निकलते हो तो वहाँ आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होती, बहुत कम लोगों को, और फिर उतना माहौल भी आपको नहीं मिलता है कि आप वो बड़े होकर ये करोगे वैसा सर, ठीक है। नो डाउट हमको मोटिवेट करने वाले थे हमारे फादर साहब, वो भी मोटिवेट करते थे, बट उतनी मोटिवेशन वो अंदर से नहीं आती थी, है ना। पापा कहते बोले पढ़ो आगे बढ़ो ये, पर वो नहीं होता है सर, ठीक है ना, वो आपको नहीं समझ में आएगा, जो निकलेगा उसी को ही। आज इंट्रोस्पेक्ट करते बोले पता चलता है कि क्लैरिटी क्यों नहीं थी, है ना। आजकल के बच्चों को बहुत क्लैरिटी होती है, बोले क्या बनना है, पायलट बनना है सर। वो फ्लाइट सिमुलेटर खेलता है मेरा भतीजा सर, है ना, वो आईपैड पे फ्लाइट सिमुलेटर खेल रहा होता है। बोले चाचा आई विल बिकम पायलट। मैंने बोला भाई गजब है सर, ठीक है, इतना 8 साल 7 साल की उम्र है सर, 3-4 फ्लाइट की एप्लीकेशन डाउनलोड की, बोले मेरे को टेक ऑफ करके दिखाओ। आई वाज नॉट एबल टू टेक ऑफ, लैंड नहीं कर पा रहा था वो फ्लाइट, भारी वाला फ्लाइट सिमुलेटर। उसके बाप का क्रेडिट कार्ड डाला हुआ है उसने,
वो पेड वर्जन ले रहा है, उसका बाप बुआ बुम करता है कि ये $50 का बिल आ जाता है महीने का सर, ठीक है। मैंने बोला अब तो ये नई जनरेशन है, भुगतो, है ना, आपने दिया आईपैड। मेरा कजिन है, हम सब एक ही एज ग्रुप के हैं। बोला पूरा दिन फ्लैश में, पर ही हैज सो मच ऑफ क्लैरिटी, वो सब कुछ बता रहा है, रोटर बोटर ब्लेड वेड ये वो। मैंने बोला गजब है सर, नई जनरेशन है, दिस इज हाउ दे इंटरेस्ट डेवलप हो गया, क्लैरिटी आ गई कि ये करना है, वो करेगा शायद तक 5-10 साल के बाद, वो 15 साल के बाद शायद बन भी जाए सर, है ना। और दिस इज हाउ द न्यू जनरेशन वर्क्स। हमारे लिए क्लैरिटी नहीं थी सर, और क्लैरिटी नहीं होती ना तो आप ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाते हो। अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी ख्याली पुलाव था सर, है ना। पहले तो उसने धर्म का ख्याली पुलाव बनाया, बोला हम नया धर्म बनाएंगे, है ना, ये कर देंगे वो कर देंगे फला ढिमका सर, है ना, पावर के ऊपर आ गया था नया नया, और ऑल एंट्री कर देंगे सर, ठीक है। फिर दूसरा प्लान किया भाई साहब ने, बोले पूरे दुनिया को जीतूंगा सर। अब शासक के रूप में जब आ रहे हो तो पहले दिन से आप ये कहोगे दुनिया जीतूंगा या कंसोलिडेट करोगे सर। हाँ, एज अ किंग व्हेन यू आर एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ ऑन पावर आफ्टर सो मच ऑफ ट्रेचरी, मर्डर एंड ब्रूट फोर्स, डोंट यू सी दैट यू नीड टू फोकस ऑन द कंसोलिडेशन, कि आपको ये नहीं लगता है कि आपको कंसोलिडेशन करना चाहिए सर, ठीक है। अलाउद्दीन के केस में ये होगा कि उसने कंसोलिडेशन पे फोकस नहीं किया, ही थॉट ऑफ कैप्चरिंग द होल वर्ल्ड, है ना। तो उसने दुनिया को जीतने के लिए प्लान कर दिया सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। और ये जीतने के चक्कर में उसने कंसोलिडेशन के ऊपर ना ध्यान रखते हुए ही डिसाइडेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। उसने कॉइन्स इश्यू करवा दिए, उसने अपने आप का खुतबा पढ़वा दिया, बोले मैं सिकंदर हूँ, समझे कि नहीं समझे, है ना। और वो कह रहा है कि दिल्ली के अंदर एक वाइस रॉय को अपॉइंट कर दूंगा सर, है ना। सो माय विश इज टू प्लेस दिल्ली इन द चार्ज ऑफ वाइस रॉय, एक वाइस रॉय को अपॉइंट करूंगा वाइस रीजन को, एंड देन आई विल गो आउट इन द वर्ल्ड लाइक अलेक्जेंडर एंड इन परस्यूट ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड सबड्यू द होल हैबिटेबल वर्ल्ड। मतलब गजब का ही सपना है, सिकंदर करके गया था उसने, ग्रीस में मैसेडोनिया में अपने वाइस रॉय को अपॉइंट किया था, ठीक है। अब खुतबा का मतलब होता है, रॉयल ऑर्डर होता है, तो करूँ शायद आपका पहला क्लास है, इसके लिए शायद आपको ये खुतबा शब्द ना दिखा हो सर, बट खुतबा वाज द रॉयल ऑर्डर व्हिच वाज इशूड नॉर्मली इन द केस ऑफ द खलीफा, जो राजा की लेजिटिमेसी को इनफैक्ट है ना प्रूव करवाता था, ठीक है। सो आप में से जो भी नए विद्यार्थी आए हैं वो प्लीज़ पुराने क्लासेस को देखिए, क्योंकि कुछ कुछ शब्द ऐसे होंगे जो मैं ये ग्रांटेड ले लूँगा कि आपने पुराने क्लासेस को अटेंड किया है, ठीक है। सो उसकी लीनियरिटी में चलेंगे। खैर, तो उसने खुतबा इश्यू कराया, कौन से इश्यू करवा दिए, और उसने बेसिकली सपना देखना शुरू कर दिया। अब देखिए भाई साहब सपना देख रहा है, उसको समझ में नहीं आया कि ये जो सपना देख रहा है वो फुलफिल नहीं होगा, और ये सपने के चक्कर में पहले 3 साल में 1297 से 1299 के बीच में ही 3 बार मंगोलों ने इनफैक्ट भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। 1297 में जब वो पावर के ऊपर है, 1296 उसके 1 साल के बाद ही उसके मंगोलों का आक्रमण हुआ सर, ठीक है। ये 1296 में ही हो जाता है, पहला तो एंड ऑफ 12 मतलब वो अक्टूबर में दिल्ली के ऊपर बैठा था, और शायद तक दिसंबर जनवरी के ट्रांजिशन में मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ, द फर्स्ट इन्वेजन टुक प्लेस। इन दिस फर्स्ट इन्वेजन यू विल फाइंड कि अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति को भेजता है जफर खान को, और उनको जलंधर के पास हटाएगा सर, ठीक है। लेटर ऑन यू विल फाइंड कि ये जफर जो है, ये जफर मंगोल्स को परस्यू करते करते उनके ट्रैक में आ जाएगा सर, ठीक है। सो देन यू विल फाइंड कि जफर खान मंगोलों को पीछे भागा, मतलब मंगोल दौड़ रहे थे, तो मंगोलों ने गेम कर दिया, जफर को थोड़ा आगे लेके आए, उसको पीछे से कट आउट कर दिया। फिर मंगोलों ने जफर को कहा कि कहा बाबू, तो जफर कहता है आ जाओ, है ना, मैंने तुम्हारे 100-200 को मारा है, तुम मेरे को मार दो, कोई बात नहीं सर, ठीक है। पर जफर जैसे ऑफिशियल्स ने इनफैक्ट है ना मंगोल को रेजिस्ट किया था टाइम बिंग के लिए। तो एक आपको मंगोलों का इन्वेजन आपको दिखा 1296 में सर, ठीक है। 1297 में ये जफर खान वाली दूसरी व्याख्या होगी जहां जफर मारा जाएगा सर, ठीक है। और तीसरा अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे 1299 के अंदर हुआ। ये तीनों के तीनों मंगोल आक्रमण के दौरान उसको एक चीज समझ में आई कि यार मंगोल कंटिन्यूअसली आते रहे। अलाउद्दीन खिलजी को सपना ये था कि वो सिकंदर सानी बनेगा और फिर नए धर्म की स्थापना करेगा, बट जिस तरह से मंगोलों का आक्रमण हुआ उसके बाद अलाउद्दीन का एक और नोबल था जिसका नाम था अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क ने कहा कि राजा क्या कर रहे हो। कभी कभी राजा को क्या होता है कि सपने देखने के बहुत शौक होते हैं, और अच्छा एडवाइजर मिल जाता है तो राजा की दिशा और दशा सब कुछ बदल जाती है सर। प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, ये जनरली जब लोग कार्य करते हैं ना तो उनको सलाह देने के पीछे आईएएस ऑफिशियल्स का बहुत बड़ा रोल भी होता है। ये जितनी भी स्कीम्स आती है ना आप देखोगे तो, और आजकल ये जो नई गवर्नमेंट है उसमें स्कीम्स आप देखोगे सब कोड नेम के रूप में आती है सर। पीएम किसान योजना, फिर किसान का एक पूरा स्काई मिशन एसकेवाई, उसमें सूर्य किरण योजना, ये वो इस तरह से बड़ा नाम, ये गति शक्ति है, फिर उसका नोमेनक्लेचर देखोगे तो यूपीएससी में तो फुल फॉर्म ही याद रखते हालत है। उसके पीछे का कारण ये है कि यू विल फाइंड कि जिस तरह से पॉलिटिकल ब्यूरो एग्जीक्यूटिव काम करती है तो उनको सलाह देने के लिए अच्छे एडवाइजर्स की आवश्यकता होती है। एडवाइजर्स वैसे होते हैं जो हाँ भी कहे और ना भी कहे। हाँ कहने वाले तो बहुत एडवाइजर्स मिल जाएंगे कि राजा तुम बरोबर है, तुम सिकंदर सानी हो, तुम दिल्ली को हमारे ऊपर छोड़ के जाओ और पूरा भारत कब्जे करके आओ, और फिर है ना वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया भी जीत लेना और फिर सिकंदर बन जाना, ठीक है ना, मॉडर्न टाइम्स के मिडिवल टाइम्स। पर अलाउल मुल्क ने कहा, बोले इधर आओ। अलाउद्दीन ने कहा कि मैं सुल्तान हूँ। बोले हाँ तो भी बेटा हो, आप मेरे सुल्तान हो, बट मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ। बोले इधर आओ। आए, फिर उसको यूं करके ऐसे चिमटी काटी। अलाउद्दीन कह रहे क्या कह रहे हो। बोले तुमको थोड़ा सेंस में लेके आ रहा हूँ, ये जो नशा किया है ना उसको थोड़ा उतार दो, समझे आप लोग, ठीक है। और अलाउल मुल्क ने उसको कहा कि तुम जो सपना देख रहे हो, ये सपने के चक्कर में ये 3 दफा मंगोल आ गए, दिल्ली तक आ गए। उसमें जो तीसरा इन्वेशन था कुतुब खान का, वो तो सीरी के किले तक आ गए थे। द मंगोल्स व्हेन द थर्ड टाइम दे केम अप टिल सीरी फोर्ट। सीरी वाज द फोर्ट जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था उस टाइम पे। बोले यू वांट टू मेक श्योर कि तुम्हारा साम्राज्य बने तो पहले अपने किले को तो बनाओ और बचाओ, गढ़ को बचाओ सर। गढ़ बचाओगे तो एम्पायर बिल्डिंग होगा ना, तुम गढ़ को ही घुमा रहे हो सपने को चक्कर में। बोले यार ये तो मैंने सोचा नहीं। बोले 100 टके की बात की है सर, ठीक है ना। तुम ये सपना देख रहे हो कि तुम नए धर्म की स्थापना करोगे, तुम ये तो देखो कि यार यहाँ तुम्हारे यहाँ कंडीशन क्या है सर। व्हाट इज द कंडीशन इन द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड हाउ पीपल आर रूलिंग। तुम धर्म का आधार लेके बेसिकली जिस तरह से बातें कर रहे हो इसमें कुछ होगा नहीं सर, ठीक है ना। और उसको बोल्डली, वो है ना नो मैन का कंसेप्ट है, ये नो मैन के कंसेप्ट के रूप में बताया। ब्यूरोक्रेसी में जनरली यस मैन बहुत चलता है। जी सर, जी सर, सर 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 है ना, यू नो दिस कंसेप्ट। हमारे बाबू थे मजले लेवल के, तो बड़े बाबू का जब फोन आता था ना, जी सर, जी सर, जी सर, यस सर, सर 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 सर, हाँ जी सर, हो जाएगा सर। मतलब 30 सेकंड में कभी कोई 50 बार सर बोल देता था। मैंने बोला यार इतना तो होता है सर, ठीक है। कितना सर करोगे सर, है ना, समझे आप। आर्म फोर्सेस इज समथिंग डिफरेंट। देखो आर्म फोर्सेस में ब्यूरो हायरार्की चलती है। आर्म फोर्सेस में नो का कंसेप्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि इससे बगावत हो जाएगी सर, ठीक। और जनरल साहब जो होते हैं वो सलाह लेते हैं, ऐसा नहीं है। पर ब्यूरोक्रेसी में पब्लिक पॉलिसी का कार्य करना होता है, तो एट टाइम्स दिस माइट गो अगेंस्ट दैट। आर्म फोर्सेस इज समथिंग एल्स। वहाँ यस चलता है क्योंकि वहाँ हायरार्की टूट जाएगी अगर नो चालू हो जाएगा। और पब्लिक पॉलिसी में तो बहुत सारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं जिसको भी आपको डोमेन के रूप में देखना होता है ना सर, ठीक। तो यहाँ अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन को कहा कि साहब आप सुल्तान बनोगे, आप सिकंदर सानी बनोगे, सब बराबर है सर, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप इंटरनल पहले रिफॉर्म्स करो। तो अलाउद्दीन को कहा गया
कि इंटरनल रिफॉर्म्स में आप मंगोलों के सामने लड़ना चाहते हो, सिकंदर बनना चाहते हो, पहले सेना को तो सुधारो, अपनी नोबिलिटी को सुधारो, ये जो शराब शबाब और कबाब का नशा बना के रखा है थोड़ा उससे बाहर आओ, यू कम आउट ऑफ दिस डिबॉचरी दैट यू आर लिविंग एज ऑफ नाउ। यंग एज में सुल्तान बना था ना, ये बिकम सुल्तान एट यंग एज, तो उसको अलग ही नशा था, रॉयल एंट्री वाला, समझे आप लोग, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट की गई जहां अलाउद्दीन के कुछ अच्छे नोबल्स ने उसको सही रास्ता दिखाया, और उसके नोबल्स ने उसको कहा कि आप इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ सर, आप रिलीजन की बातों से बाहर आ जाओ, आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बाहर आ जाओ, यू फोकस ऑन द स्टेट अफेयर्स एंड यू रिफ्रेन फ्रॉम द इंडल्जेंस ऑफ एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड सेंसुअल प्लेजर। जो कार्य कई का बात कर रहा था वही कार्य ये भाई साहब भी कर रहे थे उस टाइम पे। इसको दिखाया गया, बोले पता है ना जलाल ने क्या किया था कई का बात के समय पे, बोले वो तुम्हारे साथ भी यही करेगा, तुमको भी स्ट्रोक आ जाएगा पैरालिसिस का, तुमको भी कोई फेंक देगा सीढ़ी के किले से। अलाउद्दीन का सेंस वो चला गया था ना थोड़े समय तक, उसको वापस लाया गया सर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गजब की कहानी आपको दिखेगी सर, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन तो बहुत ही मतलब मोटिवेटेड हो गया, बोले हाँ यार बात तो 100% ही कर रहा है। हाँ बोले मैं सत्ता के नशे में, शराब शबाब और कबाब के नशे में सब कुछ भूल गया था। तो बोलते हैं कि नाउ आई नीड टू टेक द डिसीजंस एंड आई लीड फ्रॉम द फ्रंट। और अलाउल मुल्क को उसने पैसा वैसा दिया, बोले तुमने मेरी आंखें खोल दी सर, है ना, जीवन में तुमने मुझे भटकने से बचा दिया, और जरूर पड़ेगी मैं आपकी सलाह लूंगा सर। 1299 के बाद ये भाई साहब की अकल ठिकाने आई। पहले 3 साल तो ये कुछ और ही केस में चल रहा था। तो ऐसा कहा गया है कि अगर अलाउल मुल्क नहीं होता उसको इस प्रकार से सलाह देने के पीछे, तो हो सकता था कि अलाउद्दीन खिलजी 2-3 साल में ही कैकाबा जैसी हाल में आ जाता। समझे नहीं समझे, है ना। और उसको कोई मार देता, या आप पकड़ के देखिए कि उसको कोई स्ट्रोक करवा देता, कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको हटवा दिया जाता सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो उसने जिस तरह से कार्य किया था वो फूल्स पैराडाइज में रह रहा था। अलाउद्दीन खिलजी को इसकी बगावत झेलनी भी पड़ी सर। उसने रणथंबोर में पहला अटैक किया था, मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, भाई साहब रणथंबोर के ऊपर अटैक करा 1299 में सर। 6 महीने तक वहां पे रहा, कुछ नहीं हो पाया। अलाउद्दीन मुल्क ने कहा कि राजा क्या उखाड़ा आपने, है ना, कुछ उखाड़ पाए, नहीं उखाड़ पाए। आप ये 3-4 साल में जब दिल्ली की गद्दी के ऊपर कंटिन्यूसली आपके ऊपर अटैक हो रहे थे, क्यों हो रहे थे पता है, क्योंकि आप कुछ और कर रहे हो सर, समझे नहीं समझे। तो आप जिस कंडीशन के ऊपर बैठे हो वो सब कंडीशंस को हटवा दिया गया, और 1300 तक आते आते 1301 के बाद अलाउद्दीन खिलजी का हृदय परिवर्तन हो गया। तो जो अलाउद्दीन खिलजी को आप इंडिया के एम्पायर बिल्डर के रूप में देखते हो, वो सब उसने 1300 के बाद किया था। पहले 3-4 साल तक वो कुछ और ही नशे में रहता है सर, समझे आप लोग। बाय 1300 ही रियलाइज्ड कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ न्यू रिलीजन एंड सिकंदर सर, समझे नहीं समझे। दूसरे का बंगलो देख के अपनी खुद की झोपड़ी नहीं जला देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया सर। ये जो वाइल्ड प्लान्स का जो कंसेप्ट है आपके दिमाग के अंदर, वो सब थोड़ा काबू में रखिए सर, समझे। बोले डाउन टू अर्थ रहिए, फोकस करिए नॉर्थ वेस्ट के ऊपर, सेना को मजबूत करिए, आपकी नोबिलिटी को काबू में रखिए क्योंकि वही आपको मारेंगे सर, और अपने फिर उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर करिएगा सर। तो कोई टॉपर ने कह दिया कि हमने सी सेट नहीं पढ़ा था, तो आप वैसा का वैसा मत करिएगा, शायद उसके लिए पॉजिटिव था, आपके लिए ना हो। कोई टॉपर ने कह दिया कि हमने ये सब्जेक्ट में तो खाली इतनी ही किताब पढ़ी थी, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि सर वहाँ से एक आध क्वेश्चन आया होगा, है ना। तो आप सिकंदर बनने चले हो बाबू, और हम आपके अलाउल मुल्क है, और हमारा कार्य ये है कि हम आपको रियलिटी दिखाएं, रेदर देन आपको एक खैरी पुलाव के तहत रॉयल एंट्री के वीडियो दिखा के आपको क्या कह सकते हैं कि सपनों में सिकंदर शाही बना दे सर, और ज़मीनी हकीकत से आपको परे कर दे सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो खिलजी को ये चीज़ समझ में आई कि व्हाट इज़ द रियलिटी सर। खिलजी उस समय के दौरान जो कार्य कर रहा था वहाँ से उस सबको डाइवर्ट करवा दिया। और 1301 के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रिफॉर्म्स इनिशिएट किए। यही रिफॉर्म्स के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, मिलिट्री रिफॉर्म्स आए, और उसके बाद उसका एम्पायर बिल्डिंग हुआ सर। इसी पीरियड के समय पे नोबिलिटी को काबू में रखा गया। तो खिलजी को पता चला कि ये सिकंदर सानी बन गया तेल लेने, पहले ज़मीनी हकीकत को सुधरो फिर आगे चलेंगे सर, ठीक है ना। तो आप जब सरकार में जाओगे, सिस्टम में जाओगे, आपको बहुत से सिकंदर दिखेंगे, और शायद तक आपको भी अलाउल मुल्क का कार्य करना पड़ेगा जिस सिकंदर के साथ आप कार्यरत होंगे सर। शायद कोई मंत्री के सेक्रेटरी के रूप में, या डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के रूप में मिनिस्टर के साथ इंटरेक्शन होगा आपका, और सिकंदर भी या मिनिस्टर भी उस टाइम पे अपने आप को सिकंदर ही कहेगा। बोले बढ़िया चल रहा है, आवाम हमने साथ है, तो आपको बताना है। बोले राजा आवाम साथ में नहीं है, इस चुनाव में डिपॉजिट भी डुल हो जाएगी आपकी, समझे नहीं समझे, है ना। तो थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, कोर एरियाज के ऊपर फोकस करिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर, समझे। तो खिलजी का फर्स्ट पार्ट समझ में आया, गॉट द फर्स्ट पार्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, आपको आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसीज में सबसे पहला एस्पेक्ट का महत्व क्या है, एंड वाई अलाउद्दीन खिलजी कुड नॉट हैव दिस आइडिया ऑफ सिकंदर शानी। तो जो भी आप अलाउद्दीन खिलजी का इंपीरियलिज्म भी देखोगे ना, आपको सब कुछ 1301 के बाद ही दिखेगा। देखिए खाली यहाँ पे मैप दिया है एनसीईआरटी में, एक ही चीज आपको दिखेगी 1299 में सर, जो उसने राजा बनने के बाद उसने रणथंबोर और गुजरात में अटैक किया। उसके बाद सब कुछ आप देखिए, चित्तौड़, रणथंबोर, फिर बंगाल की तरफ गया है, सब जगह पे, ये सब साउथ इंडिया, एवरीवेयर। ये 1296 में देवगिर में पहला अटैक किया था, तब तो गवर्नर था। एवरीवेयर यू सी मंगोलों के सामने 3 बार लड़ाई की, उसमें एक बार मंगोलों को फटका भी पड़ गया इस पीरियड में सर, है ना। तो देन ये वो सेंस में आया कि यार ये क्या हो रहा है, और उसके बाद उसने कंसोलिडेशन शुरू किया। तो उसका ओवरऑल कंसोलिडेशन है वो 1301 से लेकर 1316 तक के पीरियड में दिखेगा, विदिन 16 ईयर्स। और ये कंसोलिडेशन करने के लिए वो गवर्नेंस रिफॉर्म्स करेगा। ये गवर्नेंस रिफॉर्म्स में फिर नोबिलिटी को पहले काबू में लेने का प्रयत्न करेगा, जो बलबन के समय से और बलबन के बाद ज्यादा पावरफुल हो गई थी, गिरिंग अपॉन। और यही नोबिलिटी के बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड वो ऑर्डिनेंसेस पास करवाता है, यू ब्रिंग ऑन द ऑर्डिनेंसेस, और वो डिसाइड करेगा कि भाई मैं नए तरह से सिस्टम को लाऊंगा सर, ठीक है ना, गिरिंग अपॉन। तो इसके एम थे जिले इलाही या खुद ही इलाही बनने के लिए सर, ठीक है। और वो चाहता था कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद को भी, है ना, उससे इनसे भी आगे चला जाऊँ सर, है ना। और कैलिफ वैली के सिस्टम को हटा के बोल रहा है कि मैं सिकंदर आजम, सिकंदर सानी बनूंगा सर, ठीक है। बट लेटर ऑन उसके जो वाइल्ड प्लान्स थे वो सब काबू में आ गए सर, समझे। जैसे हमारे हुआ करते थे एक टाइम के ऊपर, है ना। देन वी केम वी फेस द ग्रेव रियलिटी ऑफ लाइफ, समझे नहीं समझे। रिस्क है तो इसके, वो मूवी में अच्छा लगता है डायलॉग्स में सर, समझे नहीं समझे ना। रिस्क है तो इसके नहीं होता सर, जो इसके वो भी चला जाता है।
और दूसरा पॉइंट ये है कि जो घर बार है उसमें बार भी बेचना पड़ेगा, घर भी बेचना पड़ेगा सर, है ना? समझा? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू नीड टू सी दिस पॉइंट, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या कहानी अलाउद्दीन खिलजी के केस में रहती है सर, ठीक है? तो जो रिफॉर्म्स होंगे, मिलिट्री रिफॉर्म्स होंगे, रेवेन्यू रिफॉर्म्स होंगे, इकोनॉमिक होंगे, नोबिलिटी को सप्रेस किया जाएगा उसके बाद सर, है ना? तो उसकी थियरी ऑफ किंगशिप आएगी, मैं कल आपको थियरी ऑफ किंगशिप पढ़ाऊंगा, जो इसी के बेसिस के ऊपर है सर, ठीक। तो पहला पार्ट आपको पता चलना चाहिए कि ये अपने आप को सिकंदर शाह ही कहता है, ये और अपने आप को कहता है कि आई एम द न्यू प्रॉफिट, आई एम द न्यू गॉड, आई एम अल्टीमेटली द पर्सन। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अपनी पॉलिसीज को बदलेगा और बदलने के बाद अपनी किंगशिप के अंदर थोड़ा रिफॉर्म्स करता है, पॉलिटिकल चेंजेस लाएगा और उसके साथ नोबिलिटी को क्रश करेगा। जब एक साइड के ऊपर नोबिलिटी को क्रश किया जाएगा, व्हेन ही विल बी क्रशिंग द नोबिलिटी ऑन वन साइड, ऑन द सेकंड साइड ही विल बी ब्रिंगिंग साइमल्टेनियस रिफॉर्म्स। समझे आप लोग, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू कि क्या हुआ, किस तरह से होता है और उसने किस तरह से कार्य किया सर, ठीक है? तो नोबिलिटी को दो पॉइंट के अंदर देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले तो अपने आप को जिले इलाही कहा, ही एक्चुअली सेड हिमसेल्फ जिले इलाही। उसने ये डिसाइड भी कर दिया सर, है ना? फिर धीरे-धीरे उसको ये समझ में आया कि यार नया रिलीजन तो नहीं बनाऊंगा, बट मैं अपने आप को डिवाइन पर्सपेक्टिव के साथ तो जोड़ ही सकता हूं सर, ठीक है ना? तो उसने दो तीन चीजें की। पहला तो है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। उसने कहा कि ये जो धर्मगुरु है, जो दिल्ली के राजाओं को सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, उनको मैं नहीं स्वीकारूंगा। उनकी सलाह नो डाउट लूंगा, बट सुनूंगा सबकी, करूंगा अपनी सर, है ना? तो ये एक छाप होती है शासक की कि सुनना सबका होता है पर करना आपका होता है। और इसके लिए ये कहता है कि आई डू नॉट नो वेदर दिस इज लॉफुल और अनलॉफुल, व्हाटएवर आई थिंक टू बी फॉर द गुड फॉर द स्टेट फॉर द इमरजेंसी दैट आई डिक्री, एंड एज फॉर व्हाट मे हैपन टू मी ऑन द डे ऑफ जजमेंट दैट आई नो नाउ सर। मुझे नहीं पता है कि जजमेंट दिन, कयामत के दिन मेरे साथ क्या होगा, पर अभी मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं करूंगा सर। उलेमास का जो प्रभाव है मैं बंद कर दूंगा, मैं फिर से बलबन वाली पॉलिसीज को ही लागू करने की कोशिश करूंगा, और भगवान ने ही राजा को बनाया है तो उसको शासन करने का अधिकार होना चाहिए। उसकी पॉलिसीज में एक प्रश्न यही था कि उसने उलेमास को तो अपने से दूर रखा, तो उसने कहा कि अब खलीफा की भी क्या आवश्यकता है, खलीफा तो दूर बैठे हुए, खलीफा का मृत्यु भी हो चुका है। अभी अब्बासिड कैलिफेट के डिक्लाइन के बाद जो इस्लामिक कैलिफेट सिस्टम उसके बहुत बड़ा वैक्यूम था। ये वैक्यूम इसके लिए था कि अब नया कोई पावर अथॉरिटी नहीं आ रहा था। लेटर ऑन 15th सेंचुरी में फिर उस्मानिया कैलिफेट सिस्टम डेवलप हुई, फिर से खलीफा को रिवाइव किया गया। तो कहता है कि आई डू नॉट वांट एनी रिकॉग्निशन फ्रॉम खलीफा, है ना? मैं अपने हिसाब से उनके डिसाइबल के रूप में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना? सो आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ खलीफा, बट मुझे रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है? आप मेरे साथ में रहोगे तो मैं आपको कहीं ना कहीं बिठा दूंगा सर, ठीक है? तो जैसे नुसरत खान करके एक लॉयल नोबल हुआ करता था, नुसरत खान ने उसको जब पहला एक्सपीडिशन आक्रमण हुआ ना, वो कारा का गवर्नर था, तब से उसकी मदद की थी। तो नुसरत खान को दिल्ली में ला दिया, बोले तू मेरा भाई है ना? मैं जब गवर्नर था तब से तू मेरा साथ में है, तो अब मैं शहंशाह हिंदुस्तान बन गया हूं, तो तुमको तो अच्छी पोजीशन पे डालूंगा ना सर, ठीक है? होता है ना, ये होता है ना पॉलिटिक्स में भी, ब्यूरोक्रेसी फिर काडर चेंज कर देती है अपना सर। खैर, और जिन जिन लोगों ने मना किया था उनको मारा भी गया सर, ठीक है? गिरिंग अपन, तो मैंने आपको बताया कि अलाउल मुल्क का केस आपको मिलेगा। अलाउल मुल्क जैसे लोगों ने इनफैक्ट है ना अलाउद्दीन को समझाया कि देखिए राजा ये गलत कर रहे हो आप सर, ठीक है? और आप सही रास्ते के ऊपर चलिए। जो मना कर रहे थे उनको मारा भी गया सर, ठीक है? तो उसकी किंगशिप में बलबन की छाप आपको बहुत दिखेगी। ये बलबल की छाप के साथ-साथ ये किंगशिप में ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं अपने आप को लेजिटिमाइज़ करवा रहा हूँ। मुझे इनफैक्ट इस्लामिक लॉ के साथ लड़ाई नहीं करनी है, पर जो राज्य के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो काम मैं करूँगा सर। इसके लिए वो कहता है कि किंगशिप नोज़ नो किंगशिप। अगर मैं कोई धर्म या कोई धर्मगुरु के प्रचार में आके या उनके प्रभाव में आके कोई निर्णय लूँगा तो शायद हो सकता है कि मेरे स्टेट के लिए नुकसानकारक हो। समझे आप लोग, ठीक है? खलीफेट सिस्टम के अंदर भी वो यही करता है। वो ये कहता है कि भाई खलीफेट सिस्टम के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, पर मुझे उनकी रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं है। पर जो भी वो शासन करता था उसमें खलीफा का नाम कभी-कभी लिख देता था, ठीक है ना? सो ही नेवर अप्लाइड फॉर द इन्वेस्टिचर। उसका मतलब ये है कि उसने रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई नहीं किया। उसने कहा कि मैं उनका ही सेवक हूँ। पर प्रैक्टिकली अपने हिसाब से कार्य कर रहा है। तो ये मिक्स मैच अप्रोच कर रहा है। कागज़ के ऊपर लिख रहा है कि खलीफा का सेवक हूँ। शासन अपने हिसाब से कर रहा है कि मैं जिले इलाही हूँ, ठीक है। उलेमाओं को कहा गया कि देखिए आप मेरे साथ बात करिए, तो एक काज़ी हुआ करते थे मुगीशुद्दीन, उनके साथ ही उनकी ये डिस्कशन हुई थी। ये काज़ी ने कहा कि तुम जहन्नुम में जाओगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि मैं जहन्नुम में जाऊँगा कि जन्नत में जाऊँगा। कयामत के दिन जब होगा तब देखा जाएगा। अभी मुझे जो कार्य करना है वो मैं कर रहा हूँ सर, ठीक है? जो स्टेट के लिए ज़रूरी है सर। तो ही नेवर डिस्प्यूटेड अगेंस्ट द रिलीजन। उसने कहा कि मुझे आपकी जो रिलीजियस लॉ का कांसेप्ट है उसमें नहीं जाना है। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे राज्य के लिए क्या करना है वो करूँगा सर, ठीक है? तो उसकी किंगशिप में बलबन जैसी रूथलेसनेस भी दिखेगी, पर मिडल पाथ भी आपको दिखता है, जो नॉर्मल केस के अंदर आपको नहीं दिखेगा सर। गेटिंग माय पॉइंट, समझे आप लोग, ठीक है? तो इसके बेसिस के ऊपर अलाउद्दीन केम टू पावर और उसके बाद उसने 16 साल में रिफॉर्म्स किए। ये 16 साल में रिफॉर्म्स के कारण वो मंगोलों को रोक पाया। 6 टाइम मंगोल इन्वेजन टुक प्लेस। उसमें पहले 3 बार तो उसके पहले 1296 से 1299 में हो गया, फर्स्ट 3 ईयर्स में। उसके बाद जब मंगोल आए ना, अलाउद्दीन ने कहा बोले आने दो, क्योंकि अब सेना बनाई थी। अलाउल मुल्क की सहारा ली थी कि शासन कैसे चलाना है सर, ठीक है ना? अब समझ में आ गया था कि भाई है ना सिस्टम को कैसे करवाना है। पैसा चाहिए, पैसा किस तरह से होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू होगा। उसको पता है बगावत ना हो इसके लिए नोबल्स को कंट्रोल में लेना है, तो नोबिलिटी को कंट्रोल लेने का कार्य किया सर उसने। गेटिंग माय पॉइंट, समझे आप लोग, ठीक है ना? तो यू विल फाइंड कि उसकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए, मार्केट रिफॉर्म्स हुए। प्रश्न भी आपको यही पूछा है ना कि द इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वर एम्ड एट ग्रेटर पॉलिटिकल कंट्रोल। हाँ, हाँ, राजकीय रूप से ही आर्थिक सुधार होते हैं, उसके पीछे का कारण ये होता है। दैट इज रियलिटी सर, है ना? इवन आज की तारीख में भी यही होगा। शासक के रूप में आप जब आर्थिक सुधार करते हो तो पॉलिटिकली लोग आपके फेवर में आएंगे। आप इनकम बढ़ा के दोगे आवाम की, आवाम आपको वोट देगी। यू विल इंक्रीज द ओवरऑल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन या आपकी सिटीजंस की, तो पीपल विल वोट यू ना सर इवेंचुअली सर, है ना? समझे आप लोग, ठीक है? तो 2 पॉइंट्स आपको उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो सर, ठीक है? या यहाँ पे आप देखोगे तो इकोनॉमिक रेगुलेशंस की बात बोली गई है सर, प्राइस कंट्रोल के ऊपर बोला गया है, रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी की इम्पैक्ट के ऊपर बोला गया है। तो ये रिफॉर्म्स में मिलिट्री रिफॉर्म्स आएंगे, ये रिफॉर्म्स में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे, ये रिफॉर्म्स में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आएंगे सर, ठीक है ना? सो देयर विल बी मल्टीपल रिफॉर्म्स जो इस पीरियड के अंदर आपको डेवलप होंगे। बाकी तो जनरल क्वेश्चन आपको पूछे गए, ये जनरल क्वेश्चंस में हमने आपको बताया था कि भाई कंसोलिडेशन के लिए क्या कार्य लिए गए हैं सर, ठीक है ना? तो हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तो मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के केस में उसकी किंगशिप को मैंने समझा दिया है। हम लोग डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हिज कंक्वेस्ट एंड हिज रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स, 4 रिफॉर्म्स आपको मिलेंगे। इन चारों को देखेंगे सर, ठीक है ना? तो ये जो है ना आपकी इकोनॉमी, लैंड रेवेन्यू, ये मिलिट्री रिफॉर्म्स, गवर्नेंस में इसके ऊपर, और इसकी डिटेल में डिस्कशन है, ऐसा नहीं कि खाली बर्ड्स आई व्यू में। मार्केट रिफॉर्म्स की इंपैक्ट भी देखेंगे, इसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे, और ये कितनी हद तक सक्सेसफुल था, क्योंकि आपको आता है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, हाउ फार इट वाज सक्सेसफुल, ये कितनी हद तक सहमत था। अभी तक प्रश्न यहाँ से नहीं है सिकंदर शानी के ऊपर से। पिछले मैं 30 साल के पेपर देख रहा था, उसमें सिकंदर शानी की पॉलिसीज के ऊपर से क्वेश्चन नहीं है।
कि द अर्ली फेज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, है ना, कि डिस्कस द खिलजी आइडिया ऑफ किंगशिप इन द अर्ली पीरियड, हाउ इट डिफर्ड फ्रॉम द लेटर पीरियड, है ना। अलाउद्दीन खिलजी का राजाशाही को लेकर जो विचार था वो प्रारंभिक काल में या प्रारंभिक समय में कुछ अलग था और उसके बाद के समय के अंदर कुछ बदलाव आया, वो क्या हुआ सर, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपको आ सकता है, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो एम्पायर बिल्डिंग में जो सिकंदर शानी का कांसेप्ट है वो फिर छोड़ देगा, बोले छोड़िए सर, पहले भारत को कंसोलिडेट करते ज़्यादा ठीक है, ठीक है। तो आज कंक्लूड करते हैं, 2-3 लोगों के डाउट्स है भाई, क्या डाउट्स? ठीक है, आई जस्ट चेक इट, ओके, इलाहाबाद वाले रीजन में ही लिखा गया है सर, ठीक है, जस्ट चेक इट आउट, है सर। और हिंदूज एंड हिंदूज एंड बुद्धिस्ट वर मेड नोबल्स, मतलब आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक तक आते-आते थोड़े बहुत हिंदूज को अपॉइंट किया, जैसे एक मलिक नायक करके उसका एक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, वो था सर, है ना। तो ऐसा नहीं था कि मुगल्स के पहले नोबल्स के रूप में नहीं थे, तुगलक में भी आपको थोड़े दिख जाएंगे 1-2 लोग सर, ठीक है, पर ज्यादातर आपको न्यू मुस्लिम्स दिखेंगे, मतलब जिनको कन्वर्ट किया हुआ था सर, ठीक है। और फिर दूसरा प्रश्न ये था कि दे वर नॉट दैट मच पावरफुल टू रिवॉल्ट, जिसने किया उसको खत्म कर दिया, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ये हुआ था सर, ठीक है। तो आगे जाएंगे तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। देखो स्लाइड्स नोट्स के फॉर्मेट में ही है, ऐसा नहीं है कि नोट्स के फॉर्मेट में नहीं है सर, ठीक है। पर बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा सर, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कहानी के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो स्लाइड्स आर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स ओनली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है ना। करुणेश कह रहा है कि वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। करुणेश, जीएल मेहता साहब की किताब आती है या सतीश चंद्र साहब की किताब है अलोंग विद द स्लाइड्स, ये स्लाइड्स के साथ जीएल मेहता साहब या सतीश चंद्र दोनों में से एक की किताब आप पढ़ सकते हो सर, ठीक है, इन द प्रिपरेशन, ठीक है। तो आज कंक्लूड करते हैं एंड अभी कल मिलते हैं सर, है ना। कल सिकंदर से चालू करेंगे, सिकंदर की पॉलिसीज के ऊपर, और कल उसको कंक्लूड करेंगे सर, ठीक है ना। चलिए बाय, प्लीज टेक केयर।